आप इतने सारे बिजनेसमैन को मिलते हो, आपने इतने सारे बिजनेस विजिट किए, इंडस्ट्री विजिट की है और काफ़ी अनुभव रहा है। तो आज के टाइम पर उस अनुभव के हिसाब से सर आप बताइए कि बिजनेसमैन जो छोटे बिजनेसमैन है वो क्या-क्या गलतियाँ करते हैं? आप जब कमाते हो तो उसमें से कई पैसे जो होते हैं वो इनोवेशन के लिए आप कभी भी अलॉट नहीं करते हो। हाँ, चाइना क्यों जाने का 2 लाख रुपए का खर्चा हो जाएगा, लेकिन चाइना जाके देखो ना कि कंट्री क्या है, राइट। उन्होंने किस तरह से प्रगति की है। उनके पास कम्युनिकेशन स्किल नहीं है। अच्छा। बिज़नेस में बोलना सबसे ज़्यादा अच्छा है, ज़रूरी है। अगर हुँ, मुझे कोई भी माल बेचना है तो मेरे लिए स्पीकिंग एबिलिटी इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। राइट। ये सॉफ्ट स्किल है, लेकिन कोई सीखना ही नहीं चाहता है। सॉफ्ट स्किल को वो लोग दूसरे काम का दर्जा देते हैं। सर एक चीज़ और जानना जी, चाहूँगा, आपकी एनर्जी देख के मुझे बड़ा इंस्पिरेशन मिल रहा है। जी। इस एनर्जी का सोर्स क्या है? परिवर्तन ये कुदरत का अपरिवर्तनशील नियम है। राइट। जिन्होंने जिन्होंने भी परिवर्तन का स्वीकार नहीं किया, वो खत्म हो गए। सर एक चीज़ और, जैसे कि आपने बताया कि ये बड़े-बड़े बिज़नेसमैन हैं और ये बड़े-बड़े बन गए। तो जब छोटे लोगों से बातें होती है, तो कई बार वो ये कहते हैं कि सर उनकी किस्मत थी, उनका लक चल गया। तो आप लक में मानते हो? अपना 100 रुपए का रिस्क है, वो 20 लोगों में बाँट दो। तो अगर लॉस जाएगी तो 20 लोगों को जाएगी, अपने अकेले को नहीं जाएगी। डिसीज़न मेकिंग हुँ, व्हिच इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। राइट। सही वक़्त पे सही निर्णय, हुँ। ये कामयाबी की निशानी है। कैसे दोस्तों? सो आज हाज़िर है फिर से एक नए शो में, नए एक गेस्ट के साथ में। आज मैं आपकी मुलाकात एक ऐसे पर्सन से करवाने वाला हूँ, जो बिज़नेसमैन के लिए बहुत इम्पोर्टेंट पर्सन है। मैं आपकी मुलाकात करवाऊँगा आज एसजीसीसीआई के प्रेज़िडेंट निखिल मद्रासी सर से। तो थैंक यू सो मच सर, आप हमारे शो पे आए। जी। सर सबसे पहले यहीं से शुरुआत करेंगे कि निखिल मद्रासी, तो ये मद्रासी के पीछे की क्या स्टोरी है सर? कोई सिंपल स्टोरी है, लेकिन अगर चढ़ा-बढ़ा के बात करना है तो ठीक है। लेकिन इसमें बात ऐसी थी कि मेरे फ़ोरफ़ादर हैड बीन टू मद्रास फॉर बिज़नेस, ओके, तब सरनेम थी चौकसी। अच्छा। लेकिन जब वो वापस आए बिज़नेस करके सूरत, तो उस वक़्त सूरत में एक ऐसी ट्रेडिशन थी कि जिसका बिज़नेस आप करते हो उसके ऊपर से उनकी आपकी सरनेम होती थी। अब अगर आपने घी का धंधा करते हो तो घी वाला, तेल का धंधा करते हो तो तेल वाला, हुँ, दारू का धंधा करते हैं तो दारू दारू वाला। वाला। लेकिन कौन आया मद्रास से आया तो हो गया मद्रासी। अच्छा। ताकि ना तो मद्रास से मुझे कोई लेना-देना नहीं है, ना तो मेरा वहाँ पर कोई घर है, ना तो कोई रिश्तेदार है। हाँ, मैं पक्का सुरती जैन, जन्म से भी सुरती, कर्म से भी सुरती। मेरे पिताजी का जन्म भी सूरत में, उनका कर्मभूमि भी सूरत है। तो हमें सूरत से लगाव है, हमें चेन्नई से या मद्रास से कोई लेना-देना नहीं है। लेकिन ये सरनेम यूनिक सरनेम हो गई है मेरे लिए, निखिल मद्रासी। गूगल पे आप सर्च करोगे, तो पूरे वर्ल्ड में आप एक ही निखिल मद्रासी पाओगे। मतलब ये तो आपके लिए पूरा यूनिक हो गया। जी, ये ब्लेसिंग्स है मेरे लिए। चलिए ग्रेट, बढ़िया सर। सो ये क्लियर करने के लिए सर आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। सर नेक्स्ट चीज़ है कि ये एसजीसीसीआई के बारे में आप थोड़ा बताइए, ये क्या है और इससे बिज़नेसमैन को क्या हेल्प मिलती है? एसजीसीसीआई, द सदर्न गुजरात चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, एस्टैब्लिश्ड इन द ईयर 1940। ओके। 16 लोगों ने शुरुआत की थी, तब जो बिजनेसमैन थे तो उन्होंने सोचा कि हम हमारे जो रक्त, हमारा जो हित है, हुँ, उनकी रक्षा के लिए कुछ करना चाहिए। ओके। तो सरकार के सामने अगर कोई प्रेजेंटेशन करना है, रिप्रेजेंटेशन करना है, तो नीड सम यूनिटी, हुँ, एंड दैट इज व्हाई उन्होंने सोचा कि हम एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं जो उद्योगपतियों का ख्याल रखे। हुँ, तो वहाँ से उनकी शुरुआत हुई। वहाँ पर आज जाके 14,000 सदस्य हैं, अच्छा। 150 से ज़्यादा एसोसिएशन हमारे साथ कनेक्टेड है, और भरूच से उमरगाम तक के करीबन 2 लाख ट्रेड इन इंडस्ट्री के लोगों का मैं प्रतिनिधित्व करता हूँ। दिस इज़ द ग्रेट। 86th ईयर गोइंग ऑन, एंड आई एम द 79th प्रेसिडेंट ऑफ एसजीसीसीआई। ग्रेट। एसजीसीसीआई की जो उपलब्धि है, वो है कि हमारे पास 1,10,000 स्क्वायर मीटर जगह है, जो अपने आप में बहुत बड़ी जगह है। भारत की कोई चैम्बर के पास इतनी बड़ी जगह नहीं है, ओके। जो राज्य सरकार की मदद से हमें प्राप्त हुई थी। हुँ, हुँ, इनमें हमारा 1,16,000 स्क्वायर फीट का पिलरलेस एयर कंडीशन डोम है, जहाँ पर नवरात्रि के लिए ये फेमस हुआ करते हैं। आजकल एग्ज़िबिशन बहुत लगती है। हुँ, तो वो डोम पिलरलेस, वो भी पूरे भारतवर्ष में एक ही है। अच्छा। इसके बगल में प्लैटिनम हॉल है, जिसकी 1200 की कैपेसिटी है, और वो भी डिनर एरिया के साथ और लॉन के साथ। ओके। और इसके बगल में से 7 मंजिलीय इमारत है, जहाँ पर चेंबर ऑफ कॉमर्स की 7,200 स्क्वायर फीट कारपेट एरिया की एक ग्राउंड फ्लोर पे ऑफिस है, और 7,200 स्क्वायर फीट कारपेट एरिया की छठे माले पे हमारी ऑफिस है। ग्रेट। दो मिलाकर 14,400 स्क्वायर फीट कारपेट एरिया में 70 लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हुँ, और
हमारी ऐतिहासिक धरोहर है समृद्धि नानपुरा में, जो हमारी पुरानी इमारत है, वहाँ पर 4 मंजिला इमारत में हमने एसडीसीसी एजुकेशन एंड स्किल डेवलपमेंट सेंटर चलाते हैं। वहाँ पर हम लोग टेक्सटाइल से रिलेटेड 10 कोर्सेज, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट के क्लासेस, डिजिटल मीडिया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, स्टॉक मार्केट, सॉफ्ट स्किल, ये ट्रेनिंग प्रोग्राम वहाँ पर करते हैं, पूरा सेंटर चलाते हैं। अगर मैं प्रवृत्ति की बात करूँ तो हम लोग 5 प्रवृत्तियाँ ज़्यादा करते हैं। हम्म, करीबन 400 से ज़्यादा प्रोग्राम हम एक साल में करते हैं, ताकि हमारा दक्षिण गुजरात का उद्योगपति किसी भी प्रकार के ज्ञान से वंचित न रह जाए। ओके। नंबर 2, हम लोग 15 से ज़्यादा एग्जीबिशन करते हैं पूरे साल में, वो भी 1.5 सीआर के ऊपर का हम्म, ग्रॉस होता है। एग्जीबिशन करने से फायदा ये होता है कि हमारे जो उत्पादकता है, मैन्युफैक्चरर है, उनको पूरा सीधा मार्केट मिल जाता है। ये हमारी बड़ी उपलब्धि है। जितने जितने भी एग्जीबिशन होते हैं, लास्ट एग्जीबिशन ऑटो एक्सपो हुआ था तो 70,000 लोग विजिट करने आए थे, ओके। और करीबन 6-6 महीने का बिजनेस सभी ऑटो डीलर को प्राप्त हो गया। वेरी ऐसे हमारे मशीनरी के एग्जीबिशन होते हैं, तो आज इस साल में 3 एग्जीबिशन ऑलरेडी हो चुके हैं। यान का एग्जीबिशन होता है, फिर वीवनिट यानी वीविंग एंड निटिंग का एग्जीबिशन होता है। गुड। अब पहली बार है वेल्थ एक्सपो करने जा रहा है, पैसे का एक्सपो, अच्छा, वेल्थ एक्सपो। और केमिकल एंड फार्मा एक्सपो, स्टार्टअप, एजुकेशन, फिर हम डीमास करके मतलब डिजिटल मार्केटिंग का एक्सपो कर रहे हैं, स्पोर्ट्स एक्सपो कर रहे हैं। ऐसे मतलब 15 एग्जीबिशन से ज़्यादा। इस बार हमने 16 एग्जीबिशन कर चुके हैं, अभी करीबन 4 या 6 और 2 महीने में करने वाले हैं। ग्रेट। हम तीसरी एक्टिविटी जो करते हैं वो है रिप्रेजेंटेशन टू द गवर्नमेंट। ओके। गवर्नमेंट हमारी सुनती है, हम्म, या स्थानीय गवर्नमेंट होती है, या स्टेट गवर्नमेंट होती है, या हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट होती है। चेंबर ऑफ कॉमर्स का विजिटिंग कार्ड सब जगह चलता है। ओके। हम धंधे और उद्देश्य के सभी जो समस्या होती है, वो समस्या का समाधान प्राप्त करने की कोशिश करते हैं, और हमें सफलता भी मिलती है। एक एग्जाम्पल दूं, वॉर की परिस्थिति चल रही है। जी। जब वॉर डिक्लेयर हुई दूसरे ही दिन हमने डिमांड की थी कि हमारी टेक्सटाइल की सब्सिडियां पेंडिंग है, करीबन 4,500 से ज़्यादा फाइल पेंडिंग है। ओके। तो सरकार ने हमारी सुनी, हम्म, और विद इन 20 दिन में वो पूरी की पूरी 4,500 जो फाइल 2090 मतलब सॉरी 2019 हम्म, 19 2019 की पेंडिंग थी, और 2022 की आत्मनिर्भर स्कीम की पेंडिंग थी, वो सभी फाइल क्लियर करके करीबन 1,000 करोड़ से ज़्यादा पैसा लोगों के अकाउंट में सीधा आ गया। क्या बात। ये होता है हमारी उपलब्धि। वाह। हमारा चौथा काम है कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी कि सामाजिक उत्तरदायित्व। जब जब भी पूरे शहर में कोई भी आफत आती है तो हम जाके खड़े होते हैं, राइट। और हमारे सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट एक्टिविटी है वो है इंटरनेशनलिज्म। प्रधान नरेंद्र भाई मोदी का जो स्वप्न है $5 ट्रिलियन इकोनॉमी, वो कैसे साकार होगा? दैट इज ओनली पॉसिबल बिकॉज ऑफ द एक्सपोर्ट। राइट। तो एक्सपोर्ट को बढ़ावा देना ये हमारा काम है। तो हम लोग एक्सपोर्ट इंपोर्ट के सिर्फ क्लासेस नहीं चलाते, हम लोग बिजनेस डेलीगेशन लेके इंटरनेशनल लेवल पे जाते हैं। मेरे प्रेसिडेंट के कार्यकाल में मैं खुद 4 बार इस बार इंटरनेशनल लेवल पे घूम के आया हूँ। वो इंडोनेशिया था, चाइना था, बोत्सवाना था, फिर घाना। और इससे फायदा ये होता है कि हमारे इंडस्ट्रियलिस्टों को पूरे विश्व में क्या चल रहा है, कहाँ पर अपॉर्चुनिटी है, उन देशों में हमारे लिए और हमारे देश में उनके लिए क्या अपॉर्चुनिटी है, वो ढूंढने का प्रयास करते हैं। राइट। मैं बोत्सवाना खुद गया था राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के साथ, उनके डेलीगेशन में। वहां पर हमने बोत्सवाना के राष्ट्रपति के साथ भी विशेष भेंट की। मेरे साथ सूरत के टॉप मोस्ट 16 इंडस्ट्रियलिस्ट साथ में थे, अच्छा। और उसमें से एक इंडस्ट्रियलिस्ट फारूक भाई पटेल ऑफ केपी ग्रुप, जो सोलार की कंपनी है, right. उन्होंने बोत्सवाना में 36,000 करोड़ का प्लांट का एमओयू किया। ओके। तो हमारी बिजली, हमारी सोलर अभी पूरे साउथ अफ्रीका में जाएगी। ये होता है इंटरनेशनल डेलीगेशन का फायदा। और घाना गए थे तो हमारे दोस्तों ने करीबन 2,000 करोड़ का और बिजनेस कर लिया। मैं चाइना जब गया था तो वो मशीनरी का एक्सपो था, तो हमने देखा कि यहाँ पर तो सिर्फ चाइनीज लोग होंगे, लेकिन सूरत के करीबन 800 से ज्यादा उद्योगपति थे। सूरत तो हमको पता ही नहीं चला कि हम सूरत में घूम रहे हैं या चाइना में घूम रहे हैं। तो ये सब एक्सपोजर हम देने की कोशिश करते हैं इंडस्ट्री के लोगों को। तो ये मुख्य मुख्य प्रवृत्तियां चेंबर ऑफ कॉमर्स की है, उनका फायदा उठाना चाहिए। कोई भी बिजनेसमैन हो, उनको अगर मेंबर बनना ही चाहिए, क्योंकि इतना बेनिफिट आपको कहाँ मिलेगा, इतना बड़ा प्लेटफॉर्म कहाँ मिलेगा, इतना नेटवर्किंग कहाँ मिलेगा। हमारी जैसे BNI चलती है, ऐसे हमारे SDC से बिजनेस कनेक्ट चलती है। वहां पर देने की बात है, लेने की बात नहीं है। हमारी विमेन एंटरप्रेन्योर की कमेटी है, वो खुद भी ऐसा काम करती है, लेडीज विंग है। मतलब अगर आप कुछ करना चाहते हो तो बहुत कुछ है हमारे पास, और कुछ भी नहीं करना चाहते हो तो पूरी जिंदगी की मेंबरशिप सिर्फ 18,880 GST के साथ
और 18,880 में आपको पूरी जिंदगी की मेंबरशिप कहाँ मिलेगी? तो ये है चैम्बर की एक्टिविटी। ग्रेट। और सर सबसे बड़ी चीज़ कि जितनी भी सारी चीज़ें आपने बताई वो सब चीज़ें सूरत में है। जी। मतलब सूरत के बिज़नेसमैन के लिए ये एक सबसे बड़ा हाँ, क्योंकि एडवांटेज है। ये हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है इसमें बड़े लोगों से ज़्यादा एमएसएमई बहुत ज़्यादा होते हैं, जो माइक्रो, स्मॉल, मीडियम एंटरप्राइज़ बोलते हैं, हुँ, उनको यहाँ पर अपॉर्च्युनिटी है। हुँ, हम लोग जब जब भी जब एग्ज़िबिशन करते हैं, जैसे हम जाएँगे इंडस्ट्रियल विज़िट करते हैं, जी। करीबन इस साल में 35 से ज़्यादा इंडस्ट्रियल विज़िट कर ली। हुँ, अब इंडस्ट्रियल विज़िट करने का क्या होगा, हम घूमने थोड़े जाते हैं, लेकिन हाँ, हमारा एक विज़न खुलता है वहाँ जाके, कि राइट। कौन क्या कर रहा है, कैसे हुँ, मैन्युफैक्चरिंग होता है, कितना बड़े पैमाने पे आप बिज़नेस कर सकते हैं। राइट। तो ये हमें इंडस्ट्रियल विजिट से देखने को प्राप्त होता है। ज्ञान की वृद्धि, आप ज़रूरी नहीं है कि टेक्सटाइल का हो इसलिए टेक्सटाइल का ही यूनिट देखो। बिल्कुल आप सही बात। टेक्सटाइल में हो फिर भी डायमंड का यूनिट देखो, आपको पता चलेगा कि दुनिया क्या है। ये काम सही चेंबर बात। करती बिल्कुल, है। जी। ग्रेट, ग्रेट, बहुत बढ़िया सर। सर खाली इसके बारे में और थोड़ा मुझे डिटेल में बताइए, इसका विज़न क्या है? क्या हम इसको लेके क्या प्लान कर रहे हैं फ्यूचर के अंदर कि हम ये बस यही विज़न और मिशन है, टू अपग्रेड द इंडस्ट्री एंड ट्रेड। अच्छा, बस लोगों का विकास होना चाहिए। समृद्धि नाम अपने आप में यही है। राइट, लोगों राइट। का विकास हो, लोगों की समृद्धि बढ़े, लेकिन हुँ, एक ऑर्गेनाइज़्ड ढंग से बढ़े। राइट, हम राइट। अपॉर्चुनिटी लोगों को देते हैं। हम बड़े-बड़े लोगों को साथ में रखते हैं। हमारी एक सिग्नेचर क्लब है, हुँ, इसमें गोल्ड मेंबर है, 2.5 लाख की है, प्लैटिनम है 5 लाख की है, प्रीमियम है 10 लाख की है। हुँ, 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 लेकिन वो सिग्नेचर क्लब में इकट्ठे हुए लोग जब मिलते हैं, तो उसमें से करोड़ों की जॉइंट वेंचर्स होते हैं, करोड़ों के हुँ, इन्वेस्टमेंट्स प्राप्त होते हैं। और हुँ, बड़े-बड़े लोग जो मिलते हैं, तो उन दोनों का मिला बाकी के लोगों के लिए एक नई संजीवनी पैदा करता है। राइट, उनके राइट, राइट। वाइब्रेशंस मिलते हैं और जितने बड़े लोगों का वाइब्रेशंस हमें प्राप्त होता है, हमें भी अपने आप में बड़ा होने की एक वाइब्रेशन मिलती है कि हमें बनना है तो ऐसे बनना चाहिए। ग्रेट, ग्रेट, आप ग्रेट। कोई भी बड़ा नाम ले लो हुँ, सूरत का, हुँ, हम हुँ, हुँ। टेलीफ़ोन पे उनके साथ बात कर सकते हैं, क्योंकि ये चेंबर का टेलीफ़ोन है। ये निखिल मद्रास इज़ नॉट इम्पोर्टेंट, इम्पोर्टेंट हुँ, इज़ द पोस्ट ऑफ द एसजीसीसीआई। राइट, राइट, राइट। प्रेसिडेंट होने के नाते पूरे ये फ़ोन में पूरे के पूरे लोगों के नंबर होते हैं। अच्छा। और मैं नहीं मानता हूँ कि अगर मैं कोई फ़ोन करूँ और ना उठाए, हुँ, हुँ। अगर नहीं उठाता है तो उसका कॉल बैक आएगा कि हाँ। भाई क्या काम है, बिकॉज़ इट इज़ अ पेरेंट ऑर्गेनाइज़ेशन, हुँ, अनडिस्प्यूटेड, नॉन पॉलिटिकल, एक्सेप्टेबल ऑर्गेनाइज़ेशन। आज तक सूरत में कभी दूसरी चैम्बर हो ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, किसी ने ऐसा सोचा भी नहीं है। हुँ, तो एक ऑर्गेनाइज़ेशन जो संपूर्ण लोकशाही ढब से चलती है, डेमोक्रेटिक वे में चलती है, हुँ, हुँ। इलेक्शंस भी होते हैं, फेयर इलेक्शन होता है, राइट। लेकिन यही उसकी ब्यूटी है। सर ये इलेक्शन की बात आई, तो क्या ये इलेक्शन के अंदर कभी ये मद्रासी नाम से आपको कभी प्रॉब्लम हाँ, हुई है? हुआ था जब मैं वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में लड़ा था, तो तभी भी ये मद्रासी का नाम मुझे लड़ा था। तो भाई आप सुरती को वोट दीजिए मेरे सामने जो भी कोई खड़ा था। हाँ, हाँ, तो नेचुरली इलेक्शन होता है तो कुछ ना कुछ तो गिमिक करते ही हैं। हाँ। तो किसी और को भड़काने के लिए तो बड़ी अच्छी बात थी कि भाई हम सूरत वाले को वोट दे ना, मद्रासी को क्यों दे? वो हम पर क्यों राज करेगा? होता है ऐसा। ग्रेट। सर आप इतने सारे बिजनेसमैन को मिलते हो, आपने इतने सारे बिजनेस विजिट किए, इंडस्ट्री विजिट की है और काफ़ी अनुभव रहा है। तो आज के टाइम पर उस अनुभव के हिसाब से सर आप बताइए कि बिजनेसमैन जो छोटे बिजनेसमैन है वो क्या-क्या गलतियाँ करते हैं? छोटे बिज़नेसमैन सबसे बड़ी गलतियाँ करती है कि रूटीन में से कभी वो बाहर नहीं आते। अच्छा। वो यही मानते हैं कि चेक पे साइन मैं करूँ, वाउचर पे भी मैं ही साइन करूँ, चालान बुक भी मैं ही देखूँ, बिल बुक भी मैं ही देखूँ। अगर आप इसी में पड़े रहोगे तो आप विकास का कब सोचोगे? मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ पीपल। हुँ, हुँ, वन इज़ मैनेजर, हुँ, सेकंड इज़ लीडर हुँ। एंड तीसरा है एंटरप्रेन्योर। राइट। अब एंटरप्रेन्योर कौन होता है? जो मुखिया होता है द बिज़नेसमैन, हुँ, वो उसको हम एंटरप्रेन्योर बोलते हैं। वो एंटरप्रेन्योर को ऑफ़िस में जाके सिर्फ़ हुँ। सपने देखने हैं। राइट। और वो सपने को उनको बताना है अपने लीडर को। यानी कि आज मैं आया कि भाई मुझे सेल्स 1000 टन बढ़ाना है हुँ, और वो 6 महीने में हो जाना चाहिए। हुँ, तो ये तो मैंने ख्वाब देख लिया, मैंने बोल दिया। मैंने किसको बोला? मेरे सीईओ को बोला, सीओओ को बोला, सीएफए को बोला, हुँ, मेरे जो भी कोई संस्था के प्रोडक्शन हेड है उसको बोला, मैन्युफैक्चरिंग हेड बोला, सेल्स वाले को बोला, मार्केटिंग वाले को बोला। हुँ। तो मुझे सिर्फ़ ये स्वप्न देखना है और उनको ये स्वप्न देना है। राइट, अब ये उनका काम है कि वो लीडर है और उनको मैनेजर के ज़रिए काम कराना। मैनेजर माने कि छोटे-छोटे लोग, राइट, राइट। काम एग्ज़ीक्यूशन वो करने वाला। करते हैं। हुँ, मैंने दिमाग चलाया, हुँ, आप भी दिमाग चलाइए और इनके साथ एग्ज़ीक्यूशन का प्लान बनाइए और प्लान सक्सेस कौन करेगा? मैनेजर। ये 3 डिफरेंस अगर आप जब तक समझोगे नहीं, हुँ। तब तक आप वही करते रहोगे जो आप करते आए हो। राइट।
आप देखते नहीं हो दुनिया में क्या चल रहा है। आपको घूमना चाहिए, पूरे देश में घूमना चाहिए, पूरे विदेश में घूमना चाहिए, क्या इनोवेशन हो रहा है। आप जब कमाते हो तो उसमें से कई पैसे जो होते हैं वो इनोवेशन के लिए आप कभी भी अलॉट नहीं करते हो। हाँ, चाइना क्यों जाने का 2 लाख रुपए का खर्चा हो जाएगा, लेकिन चाइना जाके देखो ना कि कंट्री क्या है, राइट। उन्होंने किस तरह से प्रगति की है। अरे खाली हम हमारे देश के लिए कुछ भी उसमें अलग प्रतिक्रिया नहीं देंगे, हम नहीं कर पाए उसका मुझे अफसोस है। वहां जाके उन पे मतलब उसके प्रभाव में आना नहीं है, लेकिन लेकिन लर्निंग हम करनी है। इंस्पिरेशन तो पा सकते हैं सही बात कि है। हम 50 साल आगे चाइना के पीछे है, क्यों 50 साल पीछे रह गए। वहां पर ऐसा क्या है जो यहाँ पर नहीं है। हमारे पास जितनी लेबर कैपेसिटी है, जितनी कला है, वो चाइना में भी नहीं है, फिर भी वो लोग क्यों आगे हैं। तो हमारे धंधे में से ऐसे 2 लाख रुपया अगर घूमने के लिए निकाल सकते हैं, 2 लाख रुपया बिजनेस ट्रिप के लिए भी निकालना चाहिए। हमें इंडस्ट्रियों में घूमना चाहिए। हम क्या मतलब, मैं टेक्सटाइल का आदमी हूँ तो फिर काय को टेक्सटाइल के अलावा मुझे क्या लेना देना। डायमंड फैक्ट्री में जाके मैं क्या करूंगा। अरे डायमंड फैक्ट्री में भी एडमिनिस्ट्रेशन आता है, तो टेक्सटाइल में भी एडमिनिस्ट्रेशन आता है, तो वहां पर भी एडमिनिस्ट्रेशन के लोग रहते हैं, वो किस तरह से मैनेज करते हैं वो देखना चाहिए। हम संसद जाएंगे, पैसा का खर्च ही है संसद में, क्या उसमें से बिजनेस थोड़ा मिलने वाला है। सही बात लेकिन संसद में मिलने से पता चल जो हम टीवी पे देख रहे हैं है। और रियल में क्या होता है, किस तरह से वो लोग लड़ाई करते हैं, किस तरह से दलील करते हैं। कहने का मतलब ये कि हमारे छोटे छोटे व्यापारी लोग ये 3 शब्दों का इस्तेमाल नहीं करते हैं। दूसरी गलतियां वो लोग ये करते हैं कि उनके पास कम्युनिकेशन स्किल नहीं है। अच्छा। बिजनेस में बोलना सबसे ज्यादा अच्छा है, जरूरी है। अगर हम्म। मुझे कोई भी माल बेचना है तो मेरे लिए स्पीकिंग एबिलिटी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। राइट। ये सॉफ्ट स्किल है, लेकिन कोई सीखना ही नहीं चाहता है। सॉफ्ट स्किल को वो लोग दूसरे काम का दर्जा देते हैं, तो ये नहीं चलेगा। ये जमाने में आपको भी सीखना है और आपके साथ जो भी लोग जुड़े हुए हैं उनको भी कम्युनिकेशन। अगर आज मैं आपके साथ बात कर रहा हूँ, मेरे पास विचार बहुत है, लेकिन अगर मैं विचार को अच्छी तरह से आपके सामने पेश नहीं करूंगा दुनिया के सामने, तो इंप्रेशन कैसे पड़ेगी, क्या मतलब रहेगा ये पॉडकास्ट का। बिल्कुल सही बात। अगर ये पॉडकास्ट सुनने से किसी को प्रेरणा मिलती है, तो ये होता है सॉफ्ट स्किल, ये होता है पब्लिक स्पीकिंग, ये होता है कम्युनिकेशन। ये दूसरी गलतियां हमारे छोटे छोटे व्यापारी करते हैं। राइट। छोटे छोटे व्यापारी तीसरी गलती ये करते हैं, दे डोंट एक्सेप्ट द चेंज। परिवर्तन एक कुदरत का अपरिवर्तनशील नियम है। जिन्होंने जिन्होंने भी परिवर्तन का स्वीकार नहीं किया वो खत्म हो गए। बिल्कुल अब 2 व्हीलर का जमाना था, कौन सी 2 व्हीलर यूटिलाइज करते थे, अब कौन सी 2 व्हीलर हम लोग यूटिलाइज कर रहे हैं। सही बात। और यहाँ तक हम लोग तो अभी पूरे ईवी पे आ गए, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल पे आ गए। हम 4 व्हीलर पहले कौन सी यूटिलाइज करते थे, आज कहाँ है वो 4 व्हीलर, सही आज बात। किसने जगह ले ली। आप इवन मेल ईमेल का सर्जक याहू आज कहाँ है, गूगल और गूगल से बढ़कर आगे किसने जगह ले ली। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, चैट जीपीटी जब आया था तो मेरे बेटे ने, मतलब मेरे बेटे को मैंने सिखाया था। अच्छा। वो 36 साल का है, मैं 62 का हूँ। तो मैंने उनको बोला कि एआई का आविर्भाव का स्वीकार करो आप, क्योंकि मुझे भी पहले बहुत झटका लगा था कि यार ये एआई तो मेरी पूरी मौलिकता खत्म कर देगा, मेरी सर्जन शक्ति खत्म हो जाएगी। सही बात है। लेकिन फिर मैंने सोचा कि अगर वैसे भी ये कोई रुकने वाला तो है नहीं, सही बात है, तो तो एक्सेप्ट लेट अस एक्सेप्ट इट। एंड फिर उसका यूटिलाइज करके फिर मेरे भाषण को, मेरे वक्तव्य को, मेरे विचारों को एक और अच्छा नया आयाम मिल गया, और एआई के जरिए मैं और अभी ज्यादा अच्छा एक्सप्लेनेशन कर सकता हूँ, तो मैंने स्वीकृत कर लिया। तो धंधे में भी ऐसा है, परिवर्तन का स्वीकार ही नहीं करते। हम वही पुरानी पीढ़ी चलाते हैं, दोपहर को 2 घंटा बिजनेस बंद करके घर पे जाके सो जाने की बात करते हैं, और दूसरी पीढ़ी को हम आगे ही नहीं आने देते हैं। जो सबसे बड़ी गलती है तो हम जनरेशन गैप की करते हैं। तू ये काम नहीं करेगा, ये मैं करूंगा। बच्चे अच्छा। को हम लोग ऐसे ही करके उनको साइड पर रख लेते हैं, उनको बेचारे front में बोल लाते भी हैं, नहीं सकते हैं। उनको फ्रंट में ला ही नहीं रहे। हाँ, वो फ्रंट पे नहीं ला रहे। सिस्टम तो यही होगा, धंधा तो यही पद्धति से होता है। अरे भाई नया आजमा के तो देखो कि वो क्या कर सकता है। लेकिन अभी थोड़ा रवैया बदलने लगा है, और मोस्ट ऑफ द सक्सेसफुल कंपनियां अपनी सेकंड और थर्ड जनरेशन को अभी आगे लाने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि उनको पता है कि नई पीढ़ी आएगी, नई चैलेंज आएगी, नई एक्सेप्टेबिलिटी आएगी। जब तक नई पीढ़ी आएगी नहीं, पता कैसे चलेगा। सभी नई पीढ़ी वाले ने अपने अपने वडील को बिठा दिया है घर पे, ये पापा आप आराम करो घर पे, आप धर्म करो, आप घूमिए, यात्रा कीजिए, धंधा हमें मुझे करने दो। आप चेंबर में जाइए, आप कहीं और ऑर्गेनाइजेशन में जाइए, आप देव स्थान पर जाइए, मंदिर मस्जिद में जाइए, लेकिन आप बाहर घूमो, क्योंकि आपने बहुत काम किया है, 30-40 साल किया है, अब हमें करने दो। 1 साल में पता चल जाएगा कि नुकसान हुआ, घाटा हुआ है कि फायदा हुआ है। बिल्कुल सही बात। तो ऐसी ऐसी छोटी छोटी गलतियां हम लोग बहुत करते हैं, इसीलिए हम लोग पीछे रह जाते हैं। राइट, ग्रेट, बहुत बढ़िया। सर एक चीज़ और जानना चाहूँगा,
आपकी एनर्जी देख के मुझे बड़ा इंस्पिरेशन मिल रहा है। जी। इस एनर्जी का सोर्स क्या है? नहीं, उत्साह, जीवन जीने का उत्साह, हाँ, ये सबसे बड़ी बात होती है। जीवन में 4 प्रकार की पोजीशन होती है। इसमें से एक पोजीशन होती है आई एम ओके, यू आर नॉट ओके। मोस्ट ऑफ द पीपल आर लिविंग इन दिस सिनेरियो कि एग्ज़ैक्टली। मैं ही सबसे बड़ा जानकार हूँ, आप तो कुछ भी नहीं हो मेरे आगे। बिल्कुल सही बराबर है। बात। फिर दूसरे लोग होते हैं जो बिल्कुल नेगेटिव जी रहे हैं। आई एम नॉट ओके, यू आर ओके यार। सभी मतलब सबको सब सभी ठीक है, को सस्ता अच्छा चलता है, मेरे मेरी में ही ज़िंदगी। तकलीफ है। एक तीसरी पोजीशन होती है जिसमें वो आदमी को तो जीने का अधिकार ही नहीं है। वो है आई एम नॉट ओके, यू आर नॉट ओके। वो बोलेंगे नास्ट्राडेम ने आगाही की थी कि 2026 में महाप्रलय होगा और हुँ, सभी लोग खत्म हो जाएंगे, और वो वेट कर रहा है कि 2026 आ गया, महाप्रलय आ जाएगा, कल मैं खत्म हो जाऊंगा। अरे भाई, कल की चिंता तुम क्यों करते हो? तुम्हारा जो सबका होगा तुम्हारा होगा। सही बात है। लेकिन वो विचारधारा में जिंदगी जीने का मतलब क्या होता है? तो ये तीसरी पोजीशन हुई है। और चौथी पोजीशन होती है आई एम ओके, यू आर नॉट ओके, सॉरी, आई एम ओके, यू आर ऑल्सो ओके। ओके। ये पोजीशन में हमें जीना है कि हाँ, हमें सह अस्तित्व का स्वीकार करना है। आप सब भी ठीक है। बहुत अच्छे हो, मैं भी बहुत अच्छा हूँ। हाँ, अगर ये सह अस्तित्व का स्वीकार करके आगे बढ़ेंगे तो प्रगति होगी। हुँ, तो ये होता है, आपने जो बोला ना कि भाई जीवन जीने का उत्साह, हाँ, तो मैं खुद जीना चाहता हूँ, जिजीविषा है मेरी। हुँ, मैं जानता हूँ कि मौत आने वाली है कभी भी। मैं तो जैन हूँ, इसलिए कर्म में मानता हूँ। कर्म में ऐसा होता है कि ज़िंदगी में एक बार मौत आनी है, बिल्कुल, और कब बिल्कुल, आएगी मुझे पता नहीं है। सही बात। आज यहाँ पर मैं आपके साथ बात कर रहा हूँ, मैं नीचे जाऊँगा मोबाइल पे, अगर मैं बिज़ी बैठा बातें करता होता हुआ कोई ट्रक आ जाएगी, कुचल के चली जाएगी, कल सुबह 2/5 का फ़ोटो आ जाएगा न्यूज़पेपर में, मुझे पता नहीं है। सही बात। कोरोना में क्या हुआ? रात को हम दोनों साथ में मिले थे, सुबह पता चला कि आप है ही नहीं इधर। हाँ, आपको कितना आघात लगता है। तो ये कर्म का सिद्धांत हुआ। हुँ, तो जितना भी हमें टाइम मिला है, जितनी भी ज़िंदगी जीने का मौका मिला है, उसी का यूटिलाइज़ करो, द बेस्ट यूटिलाइज़ेशन ऑफ टाइम। और सुबह उठ के करना क्या है? घर वाले अगर मैं लेट जाता हूँ तो बोलते हैं कि क्या आज प्रॉब्लम है कुछ? बीमार है तबीयत क्या? अच्छी नहीं है, आप जल्दी क्यों आ गए? अगर वापस मैं जल्दी आ जाता हूँ तो। उनको भी इस तरह से आदत बन गई है कि पापा 9 बजे के पहले आने नहीं चाहिए रात को, नहीं तो गड़बड़ है कुछ। और ग्रेट। फिर अभी अभी बात वो नहीं है, 9 बजे के बाद मैं क्या करता हूँ, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ, हाँ, 9 बजे के बाद मैं खाना खाता हूँ। मेरा खाना तो बहुत मतलब 4-7 दिन में से 3 दिन डिनर घर पे होता है, 4 दिन बाहर होता है। ये ठीक है, ये चैम्बर की बात कर रहा हूँ। हुँ, सुबह का खाना हम लोग चैम्बर में खाते हैं, तो सुबह तो लंच का प्रश्न नहीं उठता है। हुँ, मैं मेरी बीवी को सुबह सुबह कभी उठाता भी नहीं हूँ। हुँ, मैं जब भी चाहता हूँ, मर्ज़ी आती है, मैं निकल जाता हूँ। वो मेरे को पड़ी नहीं है कि तू मेरे लिए चाय बना, तू ब्रेकफ़ास्ट बना। मेरे को चाय पिलाने वाला, ब्रेकफ़ास्ट कराने वाले बहुत लोग हैं। हाँ। लेकिन तुम तुम्हारी नींद मत खराब करो, नंबर 1। नंबर 2, रात की बात करता हूँ। मैं नींद मतलब अगर मैं खाना खा के आया, तो मैं नीचे से ही रिंग करूँगा, नीचे आ जा, मैं आ गया हूँ, चलो घूमने चलते हैं। 1 घंटा रोज़ घूमता हूँ। कितने साल से? 40 साल से। अच्छा, 85 में मेरी एंगेजमेंट हुई थी, 87 में मैरिज हुई, 88 में बच्चा हुआ, और आज तक मेरी बीवी को मैंने अगर रात को घुमाना नहीं ले गया, ऐसा कभी भी पॉसिबल नहीं है। हाँ, ठीक है, बीमार हो गए, कोई गलत एक्सपीरियंस हो गया, या घर में कोई कुछ और हो गया, और या मैं बाहर गया हूँ, वो और बात और है। हुँ, लेकिन अगर मैं सूरत में होता हूँ, हुँ, तो ये 40 साल से मेरा उपक्रम चल रहा है। अब जो बोल रहे हैं जीवन जीने का उत्साह, हाँ, 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 तो इतने पूरा दिन मैं काम करता हूँ, 12-12 घंटे काम करने के बाद भी मैं ये उत्साह रखता हूँ कि बीवी को लेकर घुमाने के लिए ले जाऊँ। मतलब बीवी को घुमाने के साथ मेरा खुद का भी उसमें एंटरटेन हो जाता हो है। जाता है, सही बात। मेरी भी जो कोई तकलीफ हो, मैं उनके साथ शेयर कर सकता हूँ। हुँ, तो जो आप बोल रहे हैं ना कि क्यों मेरी एनर्जी इतनी है, और नई-नई चीज़ों का एक उत्साह होता है, राइट, और जिसमें से जब भी उसका रिज़ल्ट आता है, तो वो रिज़ल्ट पॉज़िटिव ही आता है। हुँ, और पॉज़िटिव एनर्जी के साथ मुझे लगता है कि मैंने जो किया वो अच्छा किया। मैं राइट, किसी को दिल को दुखाने की कोशिश नहीं करता हूँ। बढ़िया, बढ़िया, बहुत रात के बढ़िया। अंत में मैंने आज कितने लोगों का काम किया, हुँ, क्योंकि भगवान ने मेरे को जन्म दिया है कुछ ना कुछ। देखो, हर एक आदमी को भगवान जन्म देती है कुछ ना कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी दे के कि आपको ये करना है, आपको वो करना है, आपको ये करना है। सही बात है। तो अगर मेरे भगवान ने मेरे को जन्म ही इसीलिए दिया है कि मुझे किसी का काम करना है। हुँ, तो अगर मैं काम नहीं करूंगा, तो फिर ये जो सत्ता मिली है, चेंबर ऑफ कॉमर्स का प्रेसिडेंट हूँ, हुँ, मैं सूरत पीपल्स बैंक इंग्लिश मीडियम कॉमर्स कॉलेज का चेयरमैन हूँ, मैं जैन इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में एक्टिव हूँ, मैं रोटरी क्लब में, इंटरनेशनल क्लब में मैं पास्ट प्रेसिडेंट हूँ। अब ये सब पोजीशन मुझे क्यों दी गई भगवान के? भाई, हुँ, मुझे कुछ ना कुछ अच्छा रोल अदा करना है, भूमिका अदा करनी है। राइट, तो अगर मैं वो करूंगा ही नहीं, हुँ, तो फिर ये जीने का मतलब मेरे को भगवान ने जन्म क्यों दिया है? सही बात है। और एक बात, कि आपने मेरे को 6 महीने के बाद फ़ोन किया, आपने मेरे को 6 महीने के बाद फ़ोन किया, हुँ, तब
हम क्या बोलेंगे, स्वार्थी बच्चा है, उसको कुछ काम होगा इसलिए वो फ़ोन करता है। हाँ, लेकिन आप ऐसा मत सोचो। आप ऐसा सोचो कि पहले आपने यहाँ ट्राई किया, वहाँ ट्राई किया, इसके पास ट्राई किया, सभी के पास ट्राई कर लिया। कहीं आपको नहीं पता हुआ। चल गया कि कहीं काम नहीं हुआ। अब एक ही आदमी बचा है, वो है निखिल मद्रासी। हुँ, तो वो मेरे को फ़ोन करता है। उसका मतलब क्या हुआ, मेरे अस्तित्व का स्वीकार किया सामने वाले ने। बिल्कुल अब सही बात अस्तित्व का स्वीकार करने जैसी बड़ी बात कहाँ होगी? चाहे वो उनका ठीक है, उनका स्वभाव है काम करने के वो तो इसीलिए मैं लोगों को फ़ोन ऐसे ही करता रहता हूँ और है। इसीलिए बर्थडे नोट कर लेता हूँ, हुँ, कहीं वेडिंग की एनिवर्सरी नोट कर लेता हूँ। मेरे चैम्बर के जितने भी लोग जिनके मेरे संपर्क में हैं, उनकी बर्थडे में इतनी बिज़ी शेड्यूल में भी उनको फ़ोन करना चूकता नहीं हूँ। और आप बोलेंगे कि ऐसे कैसा हो सकता है? तो बोले भाई अगर 10 आदमी की बर्थडे हो, बात करने में टाइम कितना लगता है? 1 मिनट, हाँ, 10 लोगों को फ़ोन करने में 10 मिनट। मैं आज यहाँ पॉडकास्ट करने के लिए आया, मेरे को 40 मिनट का रास्ता था। हाँ, 40 मिनट में 24 मिनट मैंने टेलीफ़ोन पे बात की होगी और करीबन 24 मिनट में मैंने 14 लोगों को फ़ोन किया था। अब आप सोच लो कि समय का सही यूटिलाइज़ मैंने किया कि नहीं किया? बहुत बढ़िया सामने सर। वाले को क्या लगेगा, चैम्बर के प्रेसिडेंट ने मेरे को फ़ोन किया। हाँ, चैम्बर का प्रेसिडेंट तो आज हूँ, कल नहीं हूँ, 1 साल में का बात है। हाँ, ह्यूमन बीइंग तो मैं हमेशा के लिए हूँ। बिल्कुल सही बात है ये सर। होता है जीवन में उत्साह। ग्रेट सर, बहुत इंस्पिरेशन और बहुत एनर्जी फ़ील हो जी। रही है सर। सर, आप जैसे कि चैम्बर के प्रेसिडेंट हैं, तो आप लगभग सूरत के जितने भी टॉप बिज़नेसमैन हैं, सबको मिलते ही होंगे। सर, आपने जैसे बताया डॉक्टर फारूक पटेल जी, तो उनकी लगभग 30 प्लस कंपनीज़ है लगभग, हाँ, है ना? तो सर, ऐसे जब लोगों से मिलते हैं, जो जैसे कि साहू भाई धुड़किया हैं, गोविंद भाई धुड़किया हैं या फिर फारूक पटेल हैं, ऐसे लोग, तो इनमें आप क्या कॉमन चीज़ देखते हैं कि इन लोगों ने अपने बिज़नेस को इतना बड़ा बना लिया और बाकी लोग नहीं बना पा रहे? एक परिवर्तन का स्वीकार किया। अच्छा। टीम बिल्डिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन द इंडस्ट्री। हुँ, हुँ। हम पहले क्या करते हैं कि आदमी को पगार देने के टाइम हम कॉस्ट गिनते हैं हुँ, हुँ। कि मैं 30,000 का रखता हूँ किसी को, लेकिन वो 30,000 को फ़ायदा होगा मुझे? हुँ, हुँ। वो कितना काम करेगा? हुँ, अब सोचो अलग, 30,000 तो दे ही दो, 30,000 नहीं 50,000 दो राइट। एंड देन यू एक्सपेक्ट रिजल्ट फ्रॉम हिम, हुँ, यू विल गेट 5 लैक्स। राइट। ये लोग ये काम करते हैं। और ये माइंडसेट छोटे बिज़नेसमैन नहीं कर नहीं पाते। करते हैं, क्योंकि वो पहले ये पैसे गिनते हैं। आपको बड़ा बनना है, लेकिन आप पहले ये कहेंगे कि 30,000 दूँगा, और वो 50,000 दे रहा है, तो 50,000 वाला रखूँगा तो मेरी कॉस्टिंग कितनी बढ़ जाएगी। लेकिन आप ये सोचो कि 50,000 के बाद मेरे धंधा में क्या फ़ायदा होता है? कुछ ना कुछ तो रिस्क लेना पड़ेगा, आप बिज़नेस कर रहे हो, आप जॉब थोड़े कर रहे हो। बिल्कुल सही बात जॉब है। अगर कर रहे हो तो उनका माइंडसेट ऐसा होता है कि ज़्यादा रिस्क नहीं लेना, इसीलिए तो वो जॉब करता है। हुँ, लेकिन आपको बिज़नेसमैन बनना है, आपको एंटरप्रेन्योर बनना है, आप रिस्क नहीं लोगे तो कैसे चलेगा? राइट। और दूसरा, ये जॉइंट वेंचर्स का ज़माना है। हाँ। सही बिज़नेसमैन अकेला नहीं काम करता है। हुँ, वो कहीं न कहीं पार्टनर्स ढूँढते हैं। हमारे सौराष्ट्रवासी व्यापारी आपको देख लो आप। जी। कोई भी ऑर्गेनाइज़ेशन होगी, उनमें सभी सभी की 5%, 5%, 10%, 5%, 2% पार्टनरशिप होती है। राइट। यानी कि रिस्क को वो लोग कम कर देते हैं। हाँ। अपना ₹100 का रिस्क है, वो 20 लोगों में बाँट दो। तो अगर लॉस जाएगी तो 20 लोगों को जाएगी, अपने अकेले को नहीं जाएगी। सर, लेकिन जब मुनाफ़ा हुआ तो 20 लोगों को देना पड़ेगा। वो राइट। भावना भी तो रखनी पड़ेगी। सर, सेम सर, एक बार मैंने मोरबी विज़िट किया जी। था, एक क्लाइंट से मिलने के लिए। तो उनसे जब बैठा और उनकी कंपनी लगभग अच्छी खासी 1000 करोड़ के आसपास थी। उनसे जब बात की कितने पार्टनर हैं, उन्होंने बोला सर 52 पार्टनर हैं। 52 और उन 52 पार्टनर ने मिल के खाली कंपनी जो बनाई, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा किया, उसमें लगभग 400 करोड़ उन्होंने लगाए। तो अगर ये इतने सारे लोग मिलके बिजनेस कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है रिस्क कम हो जाएगा, प्लस आइडियाज नए नए मिलेंगे, क्योंकि 52 लोगों का इनपुट आपको मिल रहा है ना, मिलेगा। उनके कॉन्टेक्ट्स मिल रहे हैं, नेटवर्क्स मिल रहे हैं, उनका इन्फ्लुएंस मिल रहा है, तो ये कहीं ना कहीं पार्टनरशिप उनको और प्रॉफिट देती है। और होता है कि अगर आपको कंपनी को बड़ा करना है, ग्रो करना है, तो ऐसी पगार ऑफर करो हम्म, कि वो चाहे ही नहीं बंदा। हम्म, रिलायंस जैसी कंपनियां होती है ना, वो पहले आपकी शक्ति को पहचान लेती है और आपके हम्म, दिमाग में 1 लाख है ना, वो 1.5 लाख आपको देगा। तो आप कुछ बोल भी नहीं तो सकते। आप कुछ बोल भी नहीं सकते हो। सही बात है। तो नेचुरली फिर वो आपके पास बराबर काम करवाता है, ताकि उसमें से 1.5 लाख की जगह आपको 1 डेढ़ करोड़ का फायदा उनको करवाना होता है। लेकिन वो शक्ति को पहचान लेते हैं और हाँ, आपको वापस जाने का मौका ही नहीं देते। बिल्कुल ऐसे बिल्कुल। हमारी एक कंपनी है लूथरा ग्रुप ऑफ कंपनीज, जिनके जी। मालिक है गिरीश भाई लूथरा। वो टीम बिल्डिंग बनाने में बड़े होशियार है, काबिल हैं। हम्म, वो ढूंढ लेते हैं एसएमसी से एक अगर सिटी प्लानर हम्म, रिटायर्ड होता है, हम्म, दूसरे दिन वो उनके यहाँ होता है। क्यों? क्योंकि वो उनका जो एक औद्योगिक प्लांट चल रहा है, उसके
कंस्ट्रक्शन के लिए उसकी पूरी बुद्धि शक्ति उनके पास है। वो टाउन प्लानिंग करना चाहता है तो वो उनका जो इंडस्ट्रियल पार्क बना है वो कैसे बनाने का, तो वो टाउन प्लानर सीधा ही दूसरे दिन उनके यहाँ आता है राइट रिटायर होने के बाद। राइट फिर देना पड़े ना, 1 महीने में उनको 5 लाख 7 लाख 10 लाख तक वो लोग देते हैं। गिरीश मतलब भाई ये के यहाँ ऐसी टीम है। मतलब ये बड़े जो बिजनेसमैन है ये लोग अच्छे लोगों को हायर करते हैं अच्छे लोगों को हायर करते हैं, और उसमें यही पैसा नहीं चीज देखते, वही लोग उनको फायदा करवाते हैं। सर एक ट्रेनिंग में कर रहा था, ट्रेनिंग प्रोग्राम, उस ट्रेनिंग प्रोग्राम में यही चीज़ बताई कि हम जो छोटे छोटे बिजनेसमैन है ना वो क्या करते हैं, जेब पे हाथ रख लेते हैं, जेब पे हाथ रख के ये बोलते हैं कि नहीं मेरे को सामने वाले को 20,000 नहीं देना है। अब 20,000 आप नहीं दोगे तो जेब में हाथ तो आपने रखा है, तो 2 लाख भी अंदर जाने का बंद कर दिया बंद कर रास्ता। दिया आपने। ये सबसे बड़ी गलती करते तो ये गलती नहीं होनी चाहिए अगर हैं। आपको सक्सेस पाना है तो। हम्म, 2-3 महीना तो रिस्क लेना ही पड़ेगा। राइट सर। और एक हाँ, बड़े चीज बड़े लोगों की आप बात करते हैं, वो नम्र ज्यादा होता है, वो विनम्र होते हैं, वो हाँ, छोटे छोटे लोगों की बात सुनता है। एक बड़ी टूथपेस्ट बनाने की कंपनी थी, उसका सेल नहीं बढ़ रहा था, हम्म, तो उन्होंने मीटिंग बुलाई, सीईओ, सीएफओ, सेल्स मैनेजर, मार्केटिंग मैनेजर, एडवर्टाइजिंग कैंपेन मैनेजर, हम्म, सबको बुलाया कि आपको सेल्स बढ़ाना है। हम्म, तो किसी ने बोला कि अब रेडियो का जिंगल बनाते हैं। हम्म, बोले कि कितना खर्चा होगा, तो कितना खर्चा होगा, नहीं पैसा नहीं खर्च करना है। हम्म, तो आपने बोला होर्डिंग वाला लगा दो। बोले कि अभी आपका कपिल देव का आपका ब्रांड चल रहा है, बदल के हार्दिक का कर दो, कितना लगेगा, 20 करोड़, पैसा नहीं खरीदना है। ना बोल दिया चेयरमैन ने। कोई बोलता है न्यूज़पेपर का एडवर्टाइजमेंट बढ़ा दो, ऐसा ऐसा सभी ने अपने अपने विचार किए। हम्म, फिर चेयरमैन होशियार था, वो बोले कि नहीं आज चलो एक काम करते हैं, विराम लेते हैं, कल मिलते हैं। हम्म, फिर जो सेवक था, हम्म, मैं सेवक इसलिए बोल रहा हूँ कि मैं किसी को भी प्यून नहीं गिनता हूँ, मैं हम्म, किसी को नौकर नहीं कहता हूँ, क्योंकि वो लोग ही हैं जो अपनी कंपनी को ज्यादा और अपने घर को चलाते हैं। रात को अगर बीबी बोले कि 9 बजे आ जाने का, तो क्यों 9 बजे आ जाने का, ताकि वो 9 बजे काकी आ जाएगी, मासी आ जाएगी, इसके बाद आप आओगे तो फिर उसके जो बर्तन आपके कौन धोगा, इसीलिए आप टाइम पे आना। तो मेरे से ज्यादा इंपॉर्टेंट वो है। अब राइट जिसका इंपॉर्टेंस हो तो उसको मैं काम वाली भाई बोलूंगा, बिल्कुल नहीं नहीं। उनको मैं सेविका बोलूंगा। जी। तो अपना जो सेवक होता है, जो हमारा द्वार खोलता है, द्वार बंद करता है, रात को चाय पिलाता है, पानी पिलाता है, नाश्ता करवाता है, हम्म, तो वो जो बंदा था, हम्म, वो उस दौरान डिस्कशन के दौरान अंदर जाता था, बाहर आता था, अंदर जाता था, बाहर जाता था, वो भी समझ जाता कि प्रॉब्लम कुछ चल रही है, बातें हो रही है। हम्म, तो उन्होंने सब लोग गए तो उन्होंने पूछा हम्म, कि सर मैं एक रास्ता बताऊं। हाँ, बोले कि हाँ बताइए, आप भी बता दो। ये बड़े बड़े लोग ने रास्ते बताए। अब वो चेयरमैन अच्छा था कि हाँ, छोटे लोगों का सुना, सुना। नहीं तो बोल भी रहे थे तू क्या सूचन करेगा, ये लोगों ने कम खाया है क्या। लेकिन उन्होंने बोला हाँ तू बता दे। बोले कि सर बहुत सिंपल है, अपना टूथपेस्ट का जो हॉल है हाँ, वो बहुत छोटा है, हाँ, अब उसको डबल कर दो बस। हाँ, कल सुबह जब आदमी उठेगा ना तो वो हाँ, दबाते वक्त ये नहीं सोचेगा कि इनमें से कितना पेस्ट बाहर आएगा, और बाहर आने के बाद अंदर आने की कोई गुंजाइश नहीं होती है, वो तो दांत में ही डालना पड़ता है। हो गया बिल्कुल डबल। ये तो एक कहानी है। राइट कहानी का मतलब है आप छोटे छोटे लोगों को सुन लो। ये जो बड़े बड़े लोग हैं वो छोटे छोटे लोगों की भी बात सुनते हैं। राइट। सब्जी भाई ढोलकिया का आपने बात जिक्र किया, हम्म, तो वो हरे कृष्णा एक्सपोर्ट, हाँ, वो क्या बोलते थे कि मैं छोटा था तो मैं बड़े बड़े जितने भी हीरा के उद्योगपति थे, सेवंती भाई शाह, गोविंद भाई ढोलकिया से लेकर लालजी भाई, सबको मैं खाली सुनने का काम करता था। हम्म, और वो लोग जो बातें करते थे उसमें से वो जाके मैं तुरंत इंप्लीमेंट कर देता। वो लोग करे कि नहीं करे, मैं कर देता, हम्म, तो मैं भी बड़ा हो गया। हम्म, तो ये होता है बड़े लोगों की नम्रता वाली बातें, जिन पे से हमें सीखना है कि हमें भी ऐसा करना चाहिए। और ये छोटे बिजनेसमैन सर नहीं सुनते नहीं हैं। सुनते हैं। उनको अभी सर हम लोग बहुत सारे कंपनी की कंसल्टिंग करते हैं, हम पूरा पैन इंडिया काम करते हैं। जब कई बार हम उनको बोलते हैं कि सर बड़ी बड़ी कंपनियां या बड़े बड़े जो बिजनेसमैन है वो ये चीज़ें करती हैं, तो वो सीधा डिनाई कर देते हैं, बोलते हैं नहीं नहीं ये मेरे से नहीं नहीं होगा, ये होगा। मैं नहीं कर और पाऊंगा, ये आपकी हमारे लिए नहीं। कंसल्टेंसी लेने के बाद भी बोलेंगे तुम सिखाओगे। अरे भाई आपको सिखाने के लिए तो मेरी कंसल्टेंसी आप ले रहे हो, फिर अगर आप मेरे को मैं बोलूंगा कि ये करो आप ना करोगे तो मेरे पीछे पैसा क्यों खरीदते हो आप। सर लोग ऐसा पूछते हैं हमसे कि आपने ऐसा धंधा किया है क्या किया कि है, आप मेरे को सिखाओगे। सिखाओगे, ये चीज़ पूछते ये हैं। होता है। चलिए ग्रेट, बहुत बढ़िया सर, बहुत अच्छी चीज़। सर एक चीज़ और, जैसे कि आपने बताया कि ये बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं और ये बड़े बड़े बन गए, तो जब छोटे लोगों से बातें होती है तो कई बार वो ये कहते हैं कि सर उनकी किस्मत थी, उनका लक चल गया। तो आप लक में मानते हो? नहीं नहीं, लक तो बनाने का होता है। लक कभी भी मतलब मैं देखो, मैं ज्योतिष वास्तुशास्त्र में ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि मैं नहीं मानता हूँ, कहीं पे अपने ग्रह नड़ते हैं, हम्म, लेकिन सबसे बड़ा ग्रह अम्मी खुद ही है, हमारी विचारधारा। मैंने जब जब भी पूरे जिंदगी में जहां जहां फोकस किया वहां पर मैंने सफलता पाई, और जहां पर मैं डी फोकस हुआ वहां पर मुझे निष्फलता निष्फलता मिली। हम्म,
अगर एक काम में लगे हो तो एक काम ही करना चाहिए। अगर उस पे आप फोकस करोगे तो सफलता पाओगे। राइट। अगर मैं टीवी पॉडकास्ट का मेरा सर्विस बिजनेस कर रहा हूँ तो मुझे कैसे लोगों से मिलना चाहिए और उनके बाद में ऐसी कौन सी प्रश्नोत्तरी उनके ऊपर करनी चाहिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा उनका नॉलेज मैं लोगों को दे सकूं। तो उसमें मेरे मास्टर ही करना चाहिए, इसके पर ही मुझे फोकस करना चाहिए। फिर मैं ये भी कर लूँ, वो भी कर लूँ, ये भी कर लूँ, सब कुछ करने जाओगे तो कोई एक ना एक चीज़ तो अधूरी रह जाएगी और आप निष्फलता पाओगे तो बोले कि भगवान ने सब कुछ दुख मेरे को ही दिया है, मेरा नसीब अच्छा नहीं है। तो ये तो बिल्कुल गलत बात है। राइट। अब बीवी अच्छी मिलना बहुत अच्छी बात है, वो नसीब वाले को मिलती है। लेकिन बीवी टेढ़ी भी मिल गई तो क्या करोगे? उसको फिर अपने आप को ढालना पड़ेगा, बीवी के स्वभाव के साथ एडजस्ट करना पड़ेगा, वरना रोज मगजमारी होगी, या तो फिर डिवोर्स तक जाना पड़ेगा। लेकिन अगर सही बात एडजस्ट कर ले कहीं ना कहीं तो एडजस्टमेंट होना पड़ता है। मैं हमेशा लोगों को बोलता हूँ कि भाव से, चाल से, फाव से, गम से 4 शब्द अगर जिंदगी में अपना लोगे तो कहीं पे भी सॉर्ट हो जाओगे। कौन सा वर्ड सर? भाव से। भाव से। अगर बीवी ने अच्छा खाना नहीं बनाया तो उसको गाली नहीं देने का, ओके। उसको बोलने का चलेगा। कि चलेगा, नहीं तो फिर बोले यार पेट में दुख रहा है, ऐसा करके छोड़ देने का। वो भी जानती है कि पेट में दुख नहीं रहा है, उसको अच्छा नहीं लगा, लेकिन वो बोलेगा नहीं। तो फिर भाव बोला से। जरा जाके सोडा पी के आता हूँ गली पे ना के जाके, तो मैं सोडा पीने नहीं जाता हूँ। फिर मैं जे जहाँ रहता हूँ ना, पूरी चारों तरफ खाने की समृद्धि है, तो झपट लूंगा यार, पाव भाजी, सैंडविच, पिज्जा, क्यों बीवी को दुखी करने का? तो पहला हो गया नहीं भाव तो से। ककलाट हो गया, नहीं तो हाँ। घर में ही मगजमारी हो जाएगी। बिल्कुल तो सही। भाव से, भाव से। फाव से, कुछ भी फाव से, भाव से। चाल से બધું જ ચાલેगा। अरे तू सब पसंद कपड़ा है। है, तू निक्की कर, आज मैं पॉडकास्ट करने के लिए जाने वाला हूँ, हम्म, यू हैव टू डिसाइड माई ड्रेस। हम्म, वो अच्छा से अच्छा ड्रेस ही, क्योंकि मैंने उनको महत्व दिया। राइट। वो कभी भी नहीं चाहेगी कि मैं ऐसे कपड़े पहन के जाऊं हम्म, कि मैं अच्छा नहीं दिखूं। वो हम्म, क्यों ऐसा चाहेगी? हम्म, सही बात, बिल्कुल गम सही से बात। जो परिस्थिति है उसको स्वीकार कर लो। राइट। अगर पेट्रोल खत्म हो गया हम्म, तो किसको दोष देने का? अपने आप को दोष देने का कि यार ये मेरे को याद ध्यान में क्यों नहीं रहा। हम्म, अब जो की परिस्थिति आई है, चल मैं कुछ ना कुछ एडजस्ट करके कर लूंगा। हम्म, नहीं तो मैं बीवी को भी बोल सकता हूँ, क्यों तेरा पेट्रोल उसमें मीटर पे ध्यान नहीं गया हम लोग जब निकले थे? हम्म, वो तेरी भी जिम्मेदारी नहीं है? हम्म, लेकिन अपने आप को ही कोसो ना, हम्म, तो मगजमारी खत्म। भाव और से। दिन का समय मेरा, रात का समय तेरा। राइट। रात को तू बोलेगी मैं ऐसा करूंगा, दिन में मैं जो बोलूंगा वो तुझे करना है, या तो कुछ भी मत करो, मैं मेरे हिसाब से मुझे जीने दो। तो ये जीने का मेरा तरीका भाव है। से। भाव से। हाँ, चाल से, भाव से, फाव से ने गम से। हाँ, गम से એટલે बस सब कुछ गम अच्छा ही लगता है मेरे को। ओके। ये आज गलत हो गया तो भी ठीक है ना, वो होगा, ऐसा ही होने वाला था। आज मैंने सूरत महानगर पालिका की चुनाव की टिकट मैंने मांगी है, 2 वोट से मैंने मांगी है। अच्छा। मिल गई तो ठीक है, हाँ, नहीं मिला तो क्यों भाई? दुख का पहाड़ ऐसे तो मेरे पे कोई टूट नहीं पड़ा है कि मैं रास्ते में हूँ। राइट। नहीं मिली तो नहीं मिली, राइट। कहीं पे मेरे प्रयत्न हमने कम किए कम होंगे, किया। या मतलब स्वीकार करना स्वीकार जरूरी करना है। जरूरी है। जो भी आए उसको स्वीकार कर लो। ओके। मतलब सर ये लक जैसी चीज जो लोग बोलते हैं सर, मैं ऐसा मानता हूँ सर, आप मेहनत करोगे तो लक बस, आपका बन जाएगा। और मेहनत सही रास्ते पे, मेहनत सही बात। फोकस मेहनत बिल्कुल करनी बिल्कुल पड़ेगी। बिल्कुल, अगर वहां पर हम सही रास्ते हाँ, मेहनत हम करते हैं। गलत रास्ते पे मेहनत करोगे, जो मेरा फोर्टे नहीं है वो फोर्टे में अगर मैं कुछ भी करता रहूं तो कैसे चलेगा? क्योंकि सर ये चीज है ना कहीं इसके पीछे लोग अपनी नाकामी छुपाते हैं छुपाते। कि भाई किस्मत में नहीं था, भगवान ने नहीं दिया, या मेरा लक नहीं था, ये कह के लोग कहीं ना कहीं अपनी नाकामी या अपनी मेहनत से भागना चाहते हैं। भागना। तो डेफिनेटली मैं भी सर लक में बहुत ज़्यादा बिलीव नहीं करता, मैं मेहनत में बिलीव करता हूँ। सर अभी जैसे आप इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन आप हैंडल कर रहे हैं, तो ये सब हैंडल करने में आपको सबसे बड़े क्या चैलेंजेस आते हैं? जो सबसे बड़ी चैलेंज होती है वो है डिसीजन मेकिंग, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। राइट। सही वक्त में सही निर्णय ये कामयाबी की निशानी है। अगर वो पर्टिकुलर मोमेंट में अगर चूक जाता हूँ या पर्टिकुलर डिसीजन में अगर गलत लेता हूँ तो उसके परिणाम मुझे भुगतने पड़ेंगे। तो डिसीजन मेकिंग में क्या होता है कि मुझे पता है कि ट्रक आ रही है, तो मुझे रास्ता क्रॉस करना है कि नहीं करना है। राइट। और अगर मैं सही डिसीजन लेके सेफली निकल जाऊंगा तो मैं सामने पहुंच जाऊंगा, लेकिन मैं आधे जाके फिर फंस जाऊंगा और फिर मैं सोचूंगा कि मैं पीछे चला जाऊं या आगे चला जाऊं, तो वहां पे डिसीजन गलत होता है और वहां पे आप फंस जाते हैं। तो फोकस रहोगे कि नहीं, ये कोई जल्दी नहीं, आज मेरे को इतना कोई काम नहीं है, ये ट्रक को निकल जाने दो। और जल्दी अगर है,
जब 120 की स्पीड पे हम गाड़ी चलाते हैं और 80 की स्पीड पर चल लेते हैं, एंड ऑफ द रिजल्ट क्या आता है पता है? सिर्फ 15 मिनट का फर्क पड़ता है। हम्म, मैं 80 पे चलाऊं या 120 पे चलाऊं, एंड वक्त जब आता है ना, अहमदाबाद तक पहुंचता है ना, हम्म, तो मैं 80 पे चलाऊंगा और 120 पे चलाऊंगा, तो 120 में 15 मिनट जल्दी पहुंचूंगा, 80 में 15 मिनट लेट पहुंचूंगा। अब कौन सा मुझे तीर मारना है अहमदाबाद जाके? लेकिन 120 पर रिस्क भी बढ़ जाता है। रिस्क बढ़ जाता है, 80 में रिस्क कम है। हम्म, और फिर टाइम मैनेजमेंट करो ना, 12 बजे की मीटिंग है, क्यों भाई आप 8 बजे अहमदाबाद सूरत से निकलते हो ऐसा सोच के कि 3.5 घंटे में हम पहुंच जाएंगे? हम्म, आप कभी भी उसमें कोई बफर ही नहीं रखते हो। राइट। भूख लगी, प्यास लगी, हम्म, कहीं टायर पंचर हो गया, कहीं ट्रैफिक जाम हो गया। हम्म, आज मैंने जो गलती की हम्म, यहाँ पर आने में, हम्म, बहुत कोई बफर टाइम ही नहीं रखा मैंने। हम्म, मैंने ऐसा सोच लिया कि मैं ये अच्छा ठीक है, ये एक वक्त मेरा ऐसा चल रहा है कि मैं ऐसी गलती बार बार करता हूँ, हम्म, क्योंकि मुझे पास कोई चारा नहीं होता है। हम्म, लेकिन मैंने अगर बफर होता तो आज यहाँ पर हम लेट होते नहीं होते। बिल्कुल सही लेकिन बात। मैंने बफर ही नहीं रखा था। हम्म, मैंने एक मीटिंग 10:30 को ऑर्गेनाइज कर, मैंने ऐसा मान लिया था कि 11:30 को खत्म हो जाएगी। हम्म, खत्म हो जाएगी तो आधा घंटे में आ जाऊंगा। नहीं, ऐसा नहीं हुआ। हम्म, वो मीटिंग लंबी चली राइट, राइट। और यहाँ आने में मेरे को ट्रैफिक में दिक्कत हुई, यहाँ आके मेरे को रास्ता नहीं मिला, तो हम्म, 40 मिनट आपके सामने बैठने में लेट हो गया। हम्म, राइट, तो ऐसे तो 40 मिनट भी आपके लिए तो प्रोडक्टिव थी, बिल्कुल सही बात। मेरे लिए अनप्रोडक्टिव थी, हम्म, क्योंकि मैं तो अपना काम कर रहा था बैठे बैठे। हम्म, सही बात। लेकिन आप अगर 4 लोग यहाँ पर बैठे हो तो मैंने तो आपका 160 मिनट बर्बाद किया। बिल्कुल सही। समय की बर्बादी तो बड़ी गलत बात है। राइट, राइट। तो एक चीज़ आपने बताई सर, एक डिसीजन मेकिंग में आप, डिसीजन मेकिंग, और उसके अलावा और क्या, इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन जब चलाते हैं तो क्या क्या चैलेंजेस आते हैं, उनको ह्यूमन कैसे? रिलेशन, यू हम्म, शुड नो। एक लीडरशिप होती है जो जानते हैं कि इसके पास यही काम करवाना है और राइट। आपके पास यही काम करवाना है। अगर ये आप पकड़ लोगे तो आप अच्छी तरह से ऑर्गेनाइजेशन को चला पाओगे। राइट। हम लोग लोगों की शक्ति और नापने में बड़ी गलती कर देते हैं, जो गलती मैं नहीं करता हूँ। हमारा एक इंटरनेशनल डिवीजन है, मुझे पता है कि ये लोग दे आर वेरी एफिशिएंट, राइट। लेकिन युद्ध की परिस्थिति आ गई। अब इंटरनेशनल का क्या काम करेंगे भाई हम, जब हम जाने वाले ही नहीं है तो करेंगे क्या? तुरंत डिसीजन बदल दिया और वो बंदे को हमने लगा दिया हमारा जो वेल्थ एक्सपो है वो काम में, राइट। एंड ही इज डूइंग, बिकॉज वो तो बड़ा इंटरनेशनल कम्युनिकेशन का माहिर है। तो जो बंदा इंटरनेशनल का कम्युनिकेशन का माहिर है वो लोकल कम्युनिकेशन तो अच्छी तरह से कर पाएगा। वो सही डिसीजन था। ये अब मेरा 2 महीना रहा है कार्यकाल के चैम्बर ऑफ कॉमर्स के प्रेसिडेंट का, तो अब 2 महीने में अगर कोई इंटरनेशनल डेलीगेशन जाने वाला है नहीं ऐसी परिस्थिति में, तो फिर क्यों हम जिम्बाब्वे के लिए प्रयत्न करते रहे? जब मुझे ही नहीं जाना है, मुझे किसी को जिम्बाब्वे लेके भी नहीं जाना है, क्योंकि इंटरनेशनल परिस्थिति क्या है, कब बदल सकती है, तुरंत ही दूसरे काम में लगा दिया, उसका रिजल्ट मिल रहा है। राइट। तो डिसीजन के अलावा सही लोगों की सही कैपेसिटी आपको पता होनी चाहिए राइट। और उनको ग्रूमिंग किया कीजिए। ट्रेनिंग इज नेसेसरी फॉर एवरीबडी। अगर मेरे लिए खुद के भी जरूरी है, आपके लिए भी जरूरी है, तो वो स्टाफ के लिए भी जरूरी है। लोग स्टाफ को ट्रेनिंग नहीं देते, उसको खर्चा मानते हैं। इट इज नॉट एक्सपेंडिचर, इट इज एन इन्वेस्टमेंट टू द ऑर्गेनाइजेशन। ये लोग भूल जाते हैं। सर ये सबसे बड़ी गलती करते हैं। जी, कई बार मैं उनको बोलता हूँ कि आप ट्रेनिंग दोगे तो एक खर्चा होएगा, लेकिन अगर बिना ट्रेनिंग के वो बंदा आपके वहाँ लंबा टिक जाएगा तो उसका कितना नुकसान होगा उसका आपको कोई अंदाजा नहीं। अंदाज नहीं। तो लोग कई बार ये मुझसे बोलते हैं सर हम हमारे स्टाफ को ट्रेन करते हैं, वो कहीं और चले जाते हैं, दूसरे के पास चले जाते हैं। मैंने बोला अच्छा हुआ आपने ट्रेनिंग किया और वो दूसरी जगह चला गया, कोई बात नहीं, लेकिन अगर वो बिना ट्रेनिंग के आपके वहाँ रुक जाता तो आपका कितना नुकसान करता। नुकसान होगा। तो ये ट्रेनिंग को लोग अभी भी सीरियसली नहीं ले रहे सर। तो ऐसी एडमिनिस्ट्रेटिव गलतियां वो लोग हम लोग करते हैं, मतलब ऐसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में नहीं करनी चाहिए कि सही बंदे को सही काम, उनके साथ का ह्यूमन रिलेशन, छोटे के साथ छोटी, बड़े के साथ बड़ी, पागल के साथ पागल जैसी बात और अच्छे के साथ अच्छी बात करके अपना काम कैसे निकालने का वो आप सोचो। और सर- सेल्स एंड मार्केटिंग टू डिफरेंट गेम। लोग डिफरेंस ही नहीं समझते। लोग हाँ। सेल्स को भी एक ही मानते हैं जो मार्केटिंग को समझते हैं। राइट। लेकिन मैं जानता हूं कि सेल्स किसका होता है और मार्केटिंग कैसे होता है। सेल्स माने कि जो बंदा मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव होता है वो डॉक्टर के सामने जाता है, पन्ना उठाता है और अपना माल बेचने की कोशिश करते हैं। हमारे भी ऐसे लोग हैं मार्केटिंग में, हम जिसको मार्केटिंग डिवीजन बोलते हैं। मैं इसमें ऐसे प्रकार के उनको मैं खाली बस लीड लेने का काम करता हूँ। तू जा भाई, ये 20 जगह जाके तेरा माल बेच के आ, तेरे को ज्यादा अक्कल नहीं चलाने की है। ये मेरा एक्सपो है, इसमें ऐसा 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 है, इतने का 3x3 का 9 स्टॉल, 9 का उसका कीमत होता है 25,000 रुपया, फायदा इतना है बस। तो देखो ये सेल्स वाले होते हैं।
राइट। मैं जानता हूँ कि सेल्स वाले कितने हैं हम्म, और मार्केटिंग यानी कि किस ढंग से हमारे अपने आप को हमारे बिजनेस को लोगों तक पहुंचाया जाए, लोगों को वो अलग दिखाया टीम जाए। होती है। राइट। वो अच्छा वागा पहना के, अच्छे शब्दों में हम्म, कम्युनिकेशन करके, टेलीफोनिक कन्वर्जन करके बिजनेस लाने के प्रयत्न करते हैं। राइट। राइट। और इसके बारे में लोग अभी भी कंफ्यूज हैं कंफ्यूज है। कि लोगों को लगता है। तो कई बार लोग बोलते हैं, हम जब एनालिसिस करते हैं उनके बिजनेस का, उनको पूछते हैं आपके वहाँ पर कितने डिपार्टमेंट हैं, सब बताते हैं हमारे यहाँ पे सेल्स और मार्केटिंग डिपार्टमेंट है। मैंने बोला सेल्स और मार्केटिंग मतलब क्या? तो अभी भी उनको ये डिफरेंस नहीं पता है कि सेल्स का काम क्या है, मार्केटिंग का मार्केटिंग का क्या काम। है। राइट। सर एक चीज़ अभी आपने बताई कि ह्यूमन रिलेशनशिप, यस। बिहेवियर। अभी रिसेंटली सर मैं इंडोनेशिया गया था। मैंने वहाँ पर एक चीज़ देखी कि वहाँ के लोग इतने पोलाइट है, इतने पोलाइट है कि मतलब आपको मैं इतने टाइम था, लगभग एक हफ्ता में था, मैंने किसी को किसी के साथ झगड़ते हुए, ऊंची आवाज में बात करते हुए या मैनिपुलेट करते हुए मैंने नहीं नहीं देखा। देखा। और हमारे इंडिया के अंदर वही चीज़ पूरी अपोजिट है। आज एक दुकान के ऊपर एक कस्टमर आता है तो कई बार दुकानदार इस तरीके से बात करता है, बोलो क्या चाहिए। और कभी कभी तो वो ऐसे शब्द यूज करता है, भाई लेना है तो ले, लो वरना नहीं तो जाओ। जाओ। अब सर ये बिहेवियर से उनके बिजनेस में कितना इम्पैक्ट पड़ता है? देखो, आप इंडोनेशिया की बात करें, मैं भी इंडोनेशिया में इसी साल में गया था। अच्छा। और तो आपने जो देखा वो मैंने भी देखा था। राइट। लेकिन इंडोनेशिया की पॉपुलेशन और भारत की पॉपुलेशन में बहुत फर्क है। जमीन आसमान का फर्क। तो हम यू वी कैन नॉट कंपेयर एनी कंट्री विद आवर कंट्री। राइट। हमारी कंट्री जैसी महान कंट्री को हो ही नहीं सकती। बिल्कुल सही बात। 125 से ज्यादा करोड़ लोगों को चलाना और लोकशाही तंत्र में चलाना, ये अपने आप में बहुत बड़ी घटना है। बिल्कुल सही बात। तो जो नम्रता की बात है वो ह्यूमन रिलेशन की बात है। भगवान को, और अगर आप कस्टमर को भगवान नहीं समझोगे तो कस्टमर आएगा क्यों? हम्म, आफ्टर सेल्फ सर्विस हम लोग भी जो एक्सपोर्ट का काम लोग करते हैं, हम उसको यही सिखाता है कि भाई अब रूल्स रेगुलेशन धंधा। हम्म, लेकिन उनकी जो फरियाद है, कंप्लेन है हम्म, कि पहला लॉट दूसरा लॉट आपने अच्छा भेजा, फिर आप क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज करने लगे हो, क्योंकि उसके पीछे ग्रीड होता है, लोभ होता है। हाँ, कहीं हल्की क्वालिटी का माल भेज देते हैं, फिर आपको वो लोग चिल्लाएंगे तो चिल्लाएंगे ना, क्यों करेंगे अपने साथ बिजनेस? ये मानसिकता में हमें बाहर आना चाहिए। हम्म, फिर हम कंसिस्टेंसी नहीं रखते। अगर आपने कमिटमेंट दे दिया कि मैं हर महीने आपको 10 कंटेनर भेजूंगा, तो 10 कंटेनर आपको भेजना है। राइट। आप पहले 10 कंटेनर भेजोगे, बाद में 10 कंटेनर भेजोगे, बाद में आप 8 भेजोगे, तो उसको 2 कंटेनर का अभाव हो जाएगा, तो कहीं और चला जाएगा किसी और के पास दूसरे के लेने के लिए। राइट। और आफ्टर सेल्स हम लोग देने में मानते नहीं है। हम्म, माल बिक गया, खत्म बात। हम्म, अगर आप इसके बाद सुनोगे नहीं, हम्म, तो फिर आपको वो बिजनेस क्यों दूंगा? या तो वो पैसा आपका दबा के बैठेगा, पहले ये ठीक करो, बाद में मैं ये अभी पेमेंट भेजता हूँ बाद में। राइट। सर तो हमारे वहाँ पर ये पोलाइटनेस क्यों नहीं है, जो हमारे जो बिजनेसमैन हैं? पोलाइटनेस इसलिए नहीं है कि हम लोग बहुत मुश्किलों से गुजर के, मुश्किल दौरे से गुजर के यहाँ तक पहुंचे। हम्म, एग्जाम्पल, हम आज़ाद नहीं थे, हम्म, हम गुलाम थे। हम्म, हम सर सर करना जानते थे, साहेब साहेब कहना जानते थे। हम्म, हम सबको, अपने आप को गुलाम समझते थे। हम्म, वो गुलाम अवस्था में अभी भी हम लोग जीते हैं। हम्म, लेकिन जैसे ही मैं गुलाम में से मालिक बन गया, पैसा आ गया, तो मुझे ऐसी लगता है कि मैंने बहुत जबरदस्त सफलता प्राप्त कर ली। हम आ जाते हैं। और उसी में ये हम आ जाता है, गर्व हो जाता है अपने आप पर। हम्म, और इसी से हमारे में ये तोछड़ाई आ जाती है राइट, राइट। कि अ, अब बहुत गुलामी हमने सहन की, अब मुझे राजा बनने का मौका मिला है, तो मैं तो राजा मैं हूँ। राजा हूँ और आप मेरे गुलाम। तो ये मानसिकता, ये अपनी देश की आज़ादी से रिलेट मैं करता हूँ हमेशा। बट इसके कारण सर बिजनेस में नुकसान बहुत हो रहा बहुत होता है। दूसरा, हम कई ऐसे प्रदेशों से आते हैं सूरत में। आपको पता है कि सूरत में पूरे देश के 26 स्टेट के लोग रहते हैं और गुजरात के 29 डिस्ट्रिक्ट के लोग सूरत में रहते हैं। है। राइट। लेकिन बाहर से आता है तो बंदा जहाँ से आता है ना, वहाँ पर उनको सुख नहीं था, इसीलिए सूरत में आया है। हम्म, वहाँ पर उन्होंने बहुत कठिनाइयाँ देखी हैं। राइट। अपना तो भविष्य बनाने के लिए। बनाने की, वहाँ पर ये जैसी जमीन पे रहते थे, उस जो एटमॉस्फेयर में रहते थे, जिस गर्मी में वे रहते थे, तो वो उनका खड़क जैसा उसका व्यक्तित्व हो जाता है। हम्म, और यहाँ हम बात करते हैं कोमलता की। हम्म, अब जो आदमी खड़क जैसा बन गया हो, जिसको सिर्फ तकलीफ सहने की आदत हो गई है, वो यहाँ पर ऐशो आराम में आ जाएगा, लेकिन वो जो पुराना जो स्वभाव है ना, वो नहीं जाएगा। अच्छा। तो वो स्वभाव की वजह से ये जो वर्तन हम लोग करते हैं ना लोगों के साथ, वो इसका परिणाम ये होता है कि कहीं हम तो सफल नहीं थे, लेकिन ऐसी सफलता हमने प्राप्त कर ली जो हमने सोची भी नहीं थी। तो उसका जो अहम आता है वो भाषा में आ जाता है। राइट, राइट। दैट इज द प्रॉब्लम विद आवर पीपल।
लेकिन सर अगर जैसे कि आपकी लाइफ में एक सफलता मिली, आपने कुछ किया और आपकी लाइफ में आपको सफलता मिली, और उस सफलता के साथ अगर आपका स्वभाव भी अगर कोमल हो जाए, तो कहते हैं सोने पे सुहागा सोने हो पे जाए। सुहागा। लेकिन अभी भी, और सर ये चीज़ मैं देखता हूँ, जैसे आपने बताया एक चीज़, कि जितने बड़े बिजनेसमैन हैं, जो लोग एक लेवल के ऊपर निकल गए, उनके स्वभाव में ये नम्रता हो होती है। नहीं। अभी देखो, मैं चैम्बर का प्रेसिडेंट हूँ, मैंने किसी को फ़ोन किया, उन्होंने नहीं उठाया। हुँ, ठीक है, तो फिर मैं ऐसा नहीं मानूँगा कि मेरा फ़ोन मेरा क्यों नहीं अपमान उठाया? कर लिया, मेरा इंसल्ट हाँ, कर लिया, मैं देख लूँगा, तेरे को जब काम में आएगा तब भी। ठीक है, अगर उनको कोई ऐसी अवस्था में होगा और नहीं देगा और अपने आप को वो बहुत बड़ा आदमी समझता है, ठीक है, वो अपने घर का आदमी है, मेरे को क्या लेना-देना। हुँ, लेकिन वो जब काम जब जब वो उसका काम होगा तब उनका फ़ोन आएगा, तब मैं उसको एहसास भी नहीं करवाऊँगा कि आपने कि मेरा आपने फ़ोन नहीं मेरा उठाया। काम नहीं किया था, मेरा फ़ोन नहीं उठाया था। हुँ, तब उनको ही पता चल जाता है कि यार इसके साथ मैंने गलत किया था। राइट। तो इसीलिए ये पोज़ीशन पे नम्रता की फ़ायदे में आपको गिना रहा हूँ, वो एक कहावत है ना सर, कि जिस पेड़ में ज़्यादा फल लगे होते हैं, वो अपने आप झुक जाते झुक हैं। जाता है। तो तो हर झुकना माह बहुत ज़रूरी है। ग्रेट, बढ़िया, बढ़िया। बहुत अच्छी सर, बहुत अच्छी चीज़ आपने बताई। सर एक लास्ट क्वेश्चन और जी। उसके बाद हम वाइंड अप करेंगे, कि सर आज जितने भी ये बिज़नेसमैन हैं एमएसएमई के, जो छोटे बिज़नेसमैन हैं, वो लोग अपने बिज़नेस को और बेटर करें और बढ़िया करें, वो भी एक ब्रांड बनाएँ, वो भी कॉर्पोरेट में कन्वर्ट हो, उनके लिए आपका क्या सजेशन रहेगा? उनको क्या करना चाहिए? मैं बड़े-बड़े बिज़नेस हाउस की बात करूँ ना, तो हम लोग क्या है, फॉरवर्ड इंटीग्रेशन ज़्यादा करते हैं। हुँ, यानी कि ज़मीन लेते हैं, हुँ, ज़मीन पे रेती, कच्ची सीमेंट डाल के बिल्डिंग बनाते हैं। हुँ, बिल्डिंग बनाने के बाद उसमें कलर लगाते हैं, कलर लगाने के बाद सैंपल हाउस तैयार होता है, सैंपल हाउस हम बेचने की कोशिश करते हैं। हुँ, ये होता है फॉरवर्ड इंटीग्रेशन। राइट। अब रिवर्स इंटीग्रेशन क्या होता है, जो बड़े-बड़े इंडस्ट्री को करनी चाहिए। मैं छोटे इंडस्ट्री की बात नहीं करता हूँ, छोटे इंडस्ट्री की बात बाद में करूँगा। हुँ, तो अपनी जो रिलायंस है, हुँ, तो रिलायंस सबसे पहले कौन से नाम से परिचित थी? ओनली विमल, हाँ, अब कपड़ा। राइट। लेकिन उस ज़माने में जब उन्होंने कपड़ा धीरूभाई अंबानी ने डाला, हुँ, मार्केट में आए, हुँ, तो क्या परिस्थिति थी? हुँ, परिस्थिति ये थी कि रिवर्स इंटीग्रेशन की मैं बात कर रहा हूँ, हुँ, कि मेरा कपड़ा ₹300 मीटर अगर मैं बेचता हूँ, हुँ, टाटा भी 300 से बेचता है, 290 में बेचता है, एस कुमार वाला 310 में बेचता है, हुँ, रेमंड वाला 285 में बेचता है, तो मेरा 300 में क्यों लोगा? कोई भी मेरा कपड़ा क्यों लेगा? राइट। क्वालिटी वही है। लेकिन मैं क्वालिटी वही रखकर दाम पैसा इतना कम कर दूँ कि मैं कॉम्पिटिशन में टिक जाऊँ। राइट। तो उन्होंने सोचा कि कपड़ा किससे बनता है? तो कि भई यान से बनता है। हुँ, तो उन्होंने अपनी यान की फैक्ट्रियाँ लगानी शुरू कर दी। हुँ, तो मुनाफ़ा निकल गया, यान जब किसी के बाद मैं लेता हूँ तो उनका भी तो मुनाफ़ा होगा। लेकिन हुँ, मैं अगर खुद ही प्रोड्यूस करूँगा तो मेरे को जो मुनाफ़ा मिलेगा वो मेरे को ही मिलेगा। राइट। और यान की फैक्ट्री लगाने के लिए मैंने जो जगह ली वो 10 साल के बाद वो डबल होने वाली है, तो वो पैसा भी मुझे ही फ़ायदा होने वाला है। राइट। फिर भी उसको संतोष नहीं हुआ, बोले यान किससे बनता है? बोले चिप्स से बनता है। उन्होंने चिप्स की फैक्ट्रियाँ लगा दी, तो और मुनाफ़ा उसमें जो था वो भी उनको मिलने लगा, ज़मीन के भाव और भी उनको मिलने लगे। हुँ, फिर भी संतोष नहीं हुआ, बोले चिप्स किसमें से बनती है? मतलब मैं ही खुद प्रोड्यूस करूँ सभी कुछ, हुँ, तो पेट्रोलियम से बनती है। हुँ, तो उन्होंने रिफाइनरी लगा दी सूरत की, जामनगर की, करोड़ों की आदात में ज़मीन ले ली। फिर भी संतोष नहीं हुआ, उन्होंने सोचा कि मैं पेट्रोलियम कैसे बनता है, किस में से बनता है? क्रूड में से। हुँ, तो उन्होंने सरकार के पास शायद ऑफ़र रखी होगी कि आप ओएनजीसी मेरे को बेच दो। लेकिन हाँ, सरकार को पता चल गया कि ओएनजीसी मैं बेच नहीं सकूँगा, क्योंकि जिसके हाथ में क्रूड, हुँ, उसके हाथ में तेल, इसके हाथ में पेट्रोल, हाँ, और जिसके हाथ में पेट्रोल, वो कंट्रोल वो करेगा। कंट्रोल करेगा पूरे देश को। राइट। आप देखो अभी भी युद्ध की परिस्थिति में कौन कंट्रोल कर रहा है? किससे कंट्रोल कर रहा है? सिर्फ़ तेल की वजह सिर्फ से, ईरान सिर्फ़ कर रहा पेट्रोल है। की वजह से। सही बात। तो वो बंदे ने, धीरूभाई अंबानी ने इतने साल पहले ये सोचा था। हाँ, तो ये होता है रिवर्स इंटीग्रेशन। ये राइट। बड़े-बड़े लोग नहीं सोचते। हुँ, एक पापड़ बनाने की फैक्ट्री थी। हुँ, तो लिज्जत का पापड़ और सूरत का पापड़, कोई हुँ, लिज्जत ही खाएगा ना ₹240 वाला, क्यों वो तुम्हारा ₹200 वाला भी खाएगा? राइट। मैंने बोला तुम्हारा जो पापड़ है, वो 200 में ही बेचोगे, लेकिन लिज्जत से भी अच्छी तरह से बेचोगे। कैसे? उसकी कॉस्टिंग और कम करो। हुँ, क्वालिटी टेस्ट सेम, कम नहीं करना है, क्वालिटी सेम। क्वालिटी मेंटेन रखो। तो कैसे होगा? हुँ, कैसे कॉस्ट कम करेंगे? हुँ, तो मैंने बोला तू ये जो पापड़ है वो किससे बनता है? तो दाल से। हाँ, तो दाल कैसे खरीदता है? हुँ, बोले कि मैं दाल दुकान से खरीद। दुकान से खरीद लेता हूँ, होलसेल में मुझे कैश का फ़ायदा मिल जाता है। मैंने बोला इससे कितना मुनाफ़ा हो सकता है? हुँ, इसकी वजह से तू दाल पकाने का काम क्यों नहीं शुरू करता है खुद ही? हाँ, तो ये रिवर्स हुआ ना? हाँ, पापड़, पापड़ किससे बनता है? दाल दाल। से। दाल कैसे लेता है? बाज़ार से। हुँ, इसकी वजह तू अगर खुद ही उगाने लगेगा तो हुँ,
बोले कि निकलिए फिर तो जमीन बहुत महंगी पड़ेगी। राइट। मैंने बोला ठीक है, लेकिन 10 साल के बाद जमीन की कीमत कितनी पड़ेगी वो भी सोच ले। बोले राइट। कि नहीं नहीं निखिल, ये आइडिया गलत है। तो मैंने बोला एक काम करते हैं, चलो हम चलते हैं उस जगह पर जहाँ पर ये पॉसिबल है दाल उगाना। हाँ। तो झगड़िया के करीबन एरिया है, वहाँ पर ये बड़े बड़े खेतरों में उगता था। हम्म, फिर मैंने बोला अभी ये तू खेडूत के मालिक से बात कर हम्म, कि ये तेरा जो दाल का खेतर है हम्म, उसमें तेरे को कितना आमदनी होती है साल में। हम्म, बोले कि 5 लाख रुपया हम लोग सर कमाते हैं 1 बीघा पे। मैंने बोला तू 1 बीघा का 7 लाख ऑफर कर ले उसको, उसको 2 लाख का फायदा होगा। और उसकी शर्त यह होगी कि अब ये बीघा जितनी जमीन है उसमें जितनी भी दाल पकेगी मेरे हिसाब से वो मेरी, राइट। तेरी नहीं। राइट। फिर पाक को हमने फलरूप बनाया, ऐसे बियारण लाया जिससे और दानत हो। तो हुआ यूं कि 7 लाख देने के बाद भी 12 लाख की दाल हमने वहां से प्रोडक्शन की। हो अच्छा। गया मुनाफा 5 लाख का। हम्म, अल्टीमेटली वो कहाँ उसको काम लगा, कॉस्टिंग कम कॉस्टिंग करने कम में, करने में क्वालिटी उन्होंने कम नहीं की थी। और धंधा ग्रोथ। तो वो बिल्कुल लिज्जत के बरोबर हो गए। ग्रेट। बढ़िया। तो ये बोलते हैं रिवर्स इंटीग्रेशन, ये छोटे छोटे लोगों के लिए नहीं है, राइट, ये बड़े लोग कर सकते ये हैं। बड़े लोग कर सकते हैं। तो छोटे लोग क्या करें सर? तो छोटे लोगों को तो अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ाने का प्रयास करना। एक बंदा है सचिन में, वो उन्होंने अपनी ऑफिस अपना घर एक साथ रखा है। अच्छा। उनके लिए उनके 4 बच्चे को अब जो एजुकेशन है वो भी स्कूल की वजह घर में ही ऐसा वातावरण खड़ा करके रखा है कि वो वहां पर ही अच्छी तरह से पढ़ ले। उनका 24 घंटा रहता है। अच्छा। रात को 1 बजे भी वो लोग खेलते हैं, क्योंकि उनके लिए रात का दिवस का कोई महत्व नहीं है, जब भी उठे वहां से दिवस और जब भी सोए तब रात। घर के बाहर उन्होंने पूरी सोलर सिस्टम, जैसे कांच लगाते 4 माल, इसकी जगह पूरी सोलर सिस्टम लगा दी है। मतलब वो जो सोलर की क्लिप्स होती है, राइट। तो बिजली मुफ्त घर में, उसको फिर इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत नहीं, क्योंकि वही सोलर से वो बिजली चलाते हैं। राइट। फिर उन्होंने पैटेंट लेनी शुरू कर दी, एक ऐसा टेक्निकल दिमाग देगा कि वो हर चीज में, अगर आपकी मशीन 12 फुट पे चल रही है तो वो ऐसी चीज बना के देगा कि आपकी मशीन अब 8 फुट पे भी चलने लगेगी। अच्छा। तो 4 फीट कम हो गई, तो जगह कितनी बचेगी अगर इनकी पैटर्न ले लो तो छोटे लोगों को क्या करना है कि जीवन पद्धति को बदलना, परिवर्तन का स्वीकार करना है। और आप लोग हायर नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं, आप कंसल्टेंट तो हायर कर सकते हो। राइट। कंसल्टेंट को आप अगर खर्चा मानोगे तो कैसे चलेगा। राइट। और सबसे बड़ी बात है, बड़ी हैबिट, खराब में खराब हैबिट ये है कि रूटीन में से बाहर निकलो। बस पढ़ो, अच्छा पढ़ो, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में अच्छा अच्छा पढ़ो, बुक्स पढ़ो, नॉलेज को अपग्रेड करो, यूट्यूब की चैनल देखो, वहां पर मोटिवेशनल स्पीकर जो लोग बोलते हैं उसको सुनो। वहां पर ऐसी ऐसी चीज आती है जो आपने सुनी नहीं। ट्रेनिंग प्रोग्राम में बाहर गांव जाके भी पार्टिसिपेट करो, ताकि एक आदमी को, हर एक को ताजगी की जरूरत होती है। मैं खुद ट्रेनर हूँ, आप भी ट्रेनर हो, लेकिन जब हम बड़े बड़े ट्रेनर आते तो उनको सुनने लिए जाते हैं, ताकि नए आइडिया वहां से प्राप्त होते हैं। बिल्कुल सही। अपने उसको बंद मत करो और उसको खुला रखो। अगर खुला रखोगे तो अंदर जाएगा। मैं अगर ये मान के चलूं, मैं निखिल मद्रासी, प्रेसिडेंट चैम्बर ऑफ कॉमर्स, आप मुझे क्या सिखाओगे? तो कुछ नहीं सिखाओगे। बिल्कुल सही बात और अगर अच्छे भी सिखा पाओगे, लेकिन मेरे को उतरेगा ही नहीं, क्योंकि मैं ही अपने आप में इतना दिमाग बंद करके बैठे गर्विष्ठ हूँ कि मैं लोगों की बात का स्वीकार ही नहीं करता हूँ। हो। राइट। मैं तो हर एक को सुनता हूँ। मेरी सहनशीलता बहुत ज्यादा है बाकी के लोगों से। बढ़िया। मेरे साथ बैठे हुए लोग बोलते हैं कि यार इतने बकवास को तुम कितनी मिनट तक झेलते रहो। मैंने बोला यही मेरी रीजन है सक्सेस का। सही बात। और कहीं पे वो ऐसा मेरे को ज्ञान देके चला जाता है तो वो ज्ञान मेरे लिए बहुत जरूरी है। राइट। और कहते हैं ना सर, भगवान ने किसी को बेवजह ही नहीं नहीं बनाया। बनाया। कुछ ना कुछ उसके अंदर ऐसी खासियत है कि अगर हम ध्यान दें और अगर हम थोड़ा फोकस करें तो शायद उसकी वो खासियत हम अपने और लिए। सर मैं लोकशाही तरीके से चुना हूँ, तो किसी ने वोट दिया है, वो मेरा वोटर्स था कई जमाने में। बिल्कुल अब सही। उनके वोट से मैं जीता और फिर उनको ही भूल जाऊं, ये कैसे चलेगा। ग्रेट सर, ग्रेट ग्रेट सर, बहुत अच्छा लगा, बहुत मज़ा आया। और रियली मैं आपकी एनर्जी से बहुत इम्प्रेस हुआ। और आज 62 की एज में भी इतनी एनर्जी और इतना सारा पूरा जो आप लेकर बैठे हैं उसको संभालना, इट इज़ सो इंस्पायरिंग सर। थैंक यू सो मच सर, आज हमारे पॉडकास्ट के ऊपर आए। और उम्मीद करता हूँ कि बहुत सारे लोग होंगे जो बिजनेस कर रहे होंगे या करने वाले होंगे, उनको बहुत सारी क्लैरिटी मिलेगी और आपके इस नॉलेज का यूज़ करके वो अपने बिजनेस को और ग्रो करेंगे। और जितने लोग भी मुझे देख रहे हैं, अगर आप SGCCI को आपने पहली बार सुना है या पहले आपने कहीं सुना है, तो आप
डेफिनेटली आप उसको ज्वाइन कीजिए, क्योंकि जो चीज़ें सर ने बताई, शायद इतना सारा बेनिफिट मुझे ऐसा नहीं लगता नहीं, कि नहीं, इंडिया में कोई और ऑर्गेनाइजेशन देती बिल्कुल होगी। नहीं, क्योंकि ये छोटे लोगों की, मध्यम वर्गीय लोगों की ऑर्गेनाइजेशन है। ग्रेट सर। बड़े-बड़े हमारे सीआईआई, कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री, फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री फिक्की, एसोसिएटेड चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री एसोचैम, हुँ, इंडियन मर्चेंट चैम्बर, ये सब में बड़े-बड़े लोग, बड़े-बड़े लोगों होते हैं। हाँ, वो वो छोटों छोटे के लिए लोगों से कोई संबंध नहीं रखते हैं। संबंध नहीं हम तो रखते। छोटे लोगों के साथ जुड़े हुए हैं। ग्रेट कोई भी सर। फ़ोन आता है, मैं बोलता हूँ, हाँ बेटा आ जा, हुँ, मैं इतने बजे यहाँ पर मिलूँगा। मैं किसी को अपॉइंटमेंट नहीं देता हूँ, मतलब सबको अपॉइंटमेंट देता हूँ। हुँ, मैं ऐसा नहीं कहता हूँ कि 3 बज गया, 3 को 5 में आएगा तो दूसरा आ जाएगा, ऐसा नहीं। तू 3 से 5 में हूँ, आ जाना बेटा। राइट, कितनी कम्फर्ट देता हूँ मैं, 2 ग्रेट सर, घंटे की कम्फर्ट देता हूँ। उसको ग्रेट, कोई टाइम का टेंशन नहीं देता हूँ। ग्रेट सर। अगर वो आता है, कोई बैठा है, तो बोलता हूँ कि भाई 5 थोड़ी मिनट देर वेट ठहर जा, कीजिए। 5 मिनट, उसके साथ मैं ज़रा खत्म कर लूँ, तुम्हारे साथ भी बात करूँगा। मैं पब्लिक जनसंपर्क का इतना टाइम ही रखता ही हूँ। हुँ, वहाँ मुझे यही काम करना है ठीक, और बहुत मैं ज़्यादा लंबी बात नहीं करता हूँ। हुँ, पॉडकास्ट में लंबा-लंबा बोलता हूँ, लेकिन जब क एक्चुअल कन्वर्सेशन पे लोगों को क्या आदत हो गई है, मीटिंग की आदत हो गई है। मीटिंग का मतलब होता है 30 मिनट्स। हुँ, फिर मेरे को लोग फ़ोन करते हैं कि आपका 30 मिनट का चाहिए मुझे। मैंने बोला, देख, मेरी बीवी को मैं 30 मिनट नहीं बता रही, तो तेरे को कैसे दूँगा? तेरे को काम क्या है पहले बता? सही बात वो है। काम बता देता है। तो मैंने बोला, ये तो फ़ोन से हो जाएगा, तो तेरे को फिर मिलने की क्या ज़रूरत है? सही है, मैं तेरे काम लिए होना काम करना है, ज़रूरी है, काम मेरा होना काम होना है ज़रूरी ना, है। ठीक है सही मैं बात कर दूँगा। सही बात। मैं नोट कर लेता हूँ, मैं नोटबुक रखता हूँ, मेरे हुँ, पेंडिंग कामों की लिस्ट रखता हूँ, मेरी प्रायोरिटीज़ लिखता हूँ, फिर उसका काम कर लेता हूँ। अगर बोले नहीं मेरे को मिलना ही है क्योंकि ये काम मैं आपको ऐसे नहीं समझाऊँगा, ठीक है आ जा। 5 मिनट बोलता है, समझ लेता हूँ। इसके हिसाब से मैं अपने-अपने लीडर को बोल देता हूँ कि सर इनको ये ज़रूरत है, आप ज़रा जाके उनके साथ अच्छी तरह से बात करके हुँ, उनको उनकी ज़रूरत को संतोष किस तरह से मिल सकता है वो आप कर लो। क्योंकि ग्रेट मेरे सर। पास इतना वक़्त नहीं है कि मैं उनको, लेकिन और आपको रखा क्यों है? आपको हाँ, जितने मैंने रखा है मेरे एम्प्लॉयी, हुँ, इसके लिए तो रखे हैं ताकि लोगों को वो एंटरटेन कर सकें। बिल्कुल सही बात। इंटरनेशनल रूल्स मैं नहीं जानता हूँ, वो इंटरनेशनल डिवीज़न वाले जानते हैं। वो उनको उनकी ज़रूरत है कि मुझे मेरा एक्सपोर्ट बढ़ाना है। निखिल भाई किस तरह से बढ़े? बोले बेटा आ जा। हुँ, आता है, इंट्रोड्यूस करता है, मैं अपने आप को इंट्रोड्यूस करता हूँ, वो इंटरनेशनल डिवीज़न वाले को अलग से बुला के उनको बोलता हूँ कि आप उनके साथ बैठ जाओ। बात ग्रेट, खत्म। ग्रेट, बढ़िया, बहुत बढ़िया सर। बहुत अच्छा काम कर रहे हैं सर, और मैं उम्मीद करता हूँ जितने भी आपके साथ जुड़े होंगे, वो लोग आपके इस नॉलेज और विज़डम का बहुत अच्छा फ़ायदा ले रहे होंगे, और उसके कारण वो अपने बिज़नेस को और ग्रो कर रहे होंगे। जी। थैंक यू सो मच सर, आज हमारे पॉडकास्ट के ऊपर आप आए। आपका बहुत-बहुत शुक्रिया, और डेफ़िनेटली सर, हमने भी आज बहुत सारी चीज़ें सीखी है, और मैं आपकी एनर्जी से बड़ा इम्प्रेस हुआ। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। आप आपका भी बहुत-बहुत शुक्रिया। इतनी अच्छी अपॉर्च्युनिटी मेरे विचारों को प्रकट करने के लिए दी। आपका, मैडम का, थैंक यू सभी सर, हमारे कैमरामैन दोस्त जो जुड़े हुए हैं, सभी का बहुत-बहुत थैंक यू शुक्रिया। सर, मिलते रहेंगे, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। थैंक नमस्कार। यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू।